हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12 से। देखिए यहाँ पर आपकी जो है बुक फर्स्ट चल रही है, यानी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत आपकी किताब चल रही है। इसी क्रम में आज आप यहाँ पर जो है अध्याय चौथा देखेंगे, यानी कि यहाँ पर मानव विकास के बारे में हम जानेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे कि यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट के कौन कौन से आयाम हैं और यहाँ पर किन आयामों के जरिए हम यहाँ पर मानव विकास को मापते हैं। तो वो सब चीज़ें इस अध्याय के तहत हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए, हमने पूर्ववर्ती जो अध्याय पढ़े थे तो उन अध्यायों में हमने ये जाना था कि किसी भी देश के लिए जो बहुमूल्य संसाधन होती है उस देश की जनसंख्या होती है, यानी वहाँ पर रहने वाले लोग, किसी देश में जो महिला या पुरुष हैं, वहाँ पर रहने वाले जो निवासी हैं, लोग हैं, वो इस देश के जो है बहुमूल्य संसाधन होते हैं और वही लोग जो हैं वो देश को आगे ले जाने का कार्य करते हैं। यानी कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो अगर विकसित होंगे, यानी मानव अगर वहाँ का विकसित होगा, वहाँ पर किसी देश का निवास करने वाला मानव अगर वहाँ पर डेवलप्ड हो जाएगा तो यकीन मानिए वो देश को भी आगे ले जाएगा। और वहीं अगर वहाँ पर रहने वाले जो बाशिंदे या फिर नागरिक हैं वो पिछड़े हुए हैं तो यकीन मानिए देश की प्रगति भी पिछड़ जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पर मानव विकास का जो कॉन्सेप्ट है वो वास्तव में मानव विकास का कॉन्सेप्ट लोगों के साथ साथ जो है राष्ट्र के निर्माण को भी आगे ले जाता है। यानी कि लोग अगर विकसित हो जाएंगे, लोग जो है यहाँ पर पढ़ लिख जाएंगे, उनका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा, संसाधनों पर पहुँच उनकी अच्छी हो जाएगी, तो यकीन मानिए वो उचित पूर्ण ढंग से जो है अपने राष्ट्र को आगे ले जा पाएंगे। और वहीं अगर लोग जो है यहाँ पर विकसित नहीं हो पाए, लोग आज भी जो है यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता में उलझे हुए हैं, दंगे फसाद में उलझे हुए हैं, तो यकीन मानिए मानव विकास हमारा कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा। तो आज की जो 21वीं सदी है, 21वीं सदी में आप लोग देख रहे होंगे कि हर देश यहाँ पर मानव विकास की दौड़ में जो है लगा हुआ है। कुछ देशों ने जो है मानव विकास को अचीव कर लिया है, यानी कि वहाँ पर कुछ देशों का जो औसत है मानव विकास में वो अच्छा खासा है। वहीं कुछ देश जो है इसमें अभी भी उनका प्रदर्शन बहुत ज़्यादा डाउन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि असंभव है, असंभव नहीं है। मानव विकास जो है धीरे धीरे करके संभव होगा अगर हम और हमारी सरकारें अगर निरंतर प्रयासरत रहेंगी, तो यकीन मानिए मानव विकास भी बहुत जल्दी ये जो है पूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं मानव विकास की। देखिए, यहाँ पर मानव विकास क्यों आवश्यक है। देखिए, यहाँ पर जो मानव विकास है, यहाँ पर ये वृद्धि और विकास यहाँ पर दिया गया है कि भाई वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है, इसके बारे में बताया गया है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि भाई जो वृद्धि और विकास हैं ये दोनों जो है समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं। यानी कि सबसे बड़ी बात है, ये वृद्धि और विकास का जो कॉन्सेप्ट है किसी राष्ट्र के निर्माण के लिए, ये क्या कर रहे हैं, समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित कर रहे हैं। यानी कि हम एक टाइम ड्यूरेशन को लगाकर वृद्धि और विकास का मापन और मूल्यांकन करते हैं कि भाई कितना वृद्धि हुई है, कितना विकास हुआ है। तो ऐसे करके यहाँ पर जो है यहाँ पर वृद्धि का हम यहाँ पर मापन करते हैं, ठीक है, और वहीं विकास का मूल्यांकन करते हैं। तो यहाँ पर वृद्धि जो होती है, आप लोग हमेशा ध्यान रखना, वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है। यानी वृद्धि का मतलब ये है कि भाई मान लीजिए पॉपुलेशन जो थी, मान लीजिए अभी पॉपुलेशन किसी देश की 1 लाख है और आने वाले 5 सालों में वो पॉपुलेशन जो है डबल हो जाती है, यानी 2 लाख हो जाती है, तो ये पॉपुलेशन में वृद्धि मानी जाएगी। यानी कि ये मात्रा है, यानी जिसे हम माप सकते हैं, मात्रात्मक है। वहीं विकास का मतलब होता है कि वहाँ पर जो पॉपुलेशन तो डबल हो गई, अब इस पॉपुलेशन डबल होने के लिए इसमें जो समस्याएं इसके साथ आ रही हैं, चाहे वो एजुकेशन की समस्याएं हों या फिर यहाँ पर जो है हेल्थ की समस्याएं हों, ठीक है, या फिर जो है हेल्थ के अलावा यहाँ पर जो रोजगार वगैरह है, यानी एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट का जो इश्यू हो, कुछ भी यहाँ पर समस्याएं हैं, तो वो क्या निपट पा रही हैं, क्या उनमें जो 2 लाख जनसंख्या हो गई है किसी देश की, वो उसमें ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर सॉल्व आउट हो पाई हैं, यानी ये सब इन सब पर पहुँच हो पाई है या नहीं हो पाई है, ये विकास में आएगा, यानी ये विकास के आयामों में आएगा। यानी कि वृद्धि, किसी देश की वृद्धि होना ये सूचक नहीं है कि वहाँ पर विकास भी हुआ है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना कि वृद्धि मात्रात्मक होती है, वहीं विकास जो होता है वो गुणात्मक होता है, यानी हम गुणों में परिवर्तन देखते हैं विकास में, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसमें पहले का सब पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर कि वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है। मूल्य निरपेक्ष का मतलब यही है, एब्सोल्यूट है, यानी कि ये इसका बिल्कुल एक्यूरेट मापन कर सकते हैं, जबकि विकास का नहीं कर सकते एक्यूरेट। देखिए, विकास में बहुत सारे आयाम जुड़े जाते हैं। ये तो एजुकेशन, हेल्थ और हमने एम्प्लॉयमेंट की बात कर ली। ये बौद्धिक रूप से सोचने विचारने की क्षमता भी होती है। अब देखिए, आप हर 2 लाख की जनसंख्या का हर व्यक्ति का बौद्धिक रूप से जो विचारने की क्षमता है या फिर विचार करने की क्षमता है, उस चीज़ का आप मापन नहीं कर सकते हैं एक एक व्यक्ति का कि भाई एक व्यक्ति किस ढंग से सोच रहा है, दूसरा व्यक्ति किस ढंग से सोच रहा है, ये मापन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम वहाँ पर गुणों को मापते हैं, ठीक है। तो वृद्धि को तो हम एक्यूरेट मापन कर सकते हैं। वहीं जो विकास है, विकास जो होता है गुणात्मक परिवर्तन होता है और इसे सापेक्ष
होता है। सापेक्ष का मतलब रिलेटिव, यानी आसपास, इसके आसपास, यानी हमने जो जो ये रखे थे आयाम, इन आयामों पर हमारा जो हमारी जनसंख्या है वो यहाँ तक पहुँच गई है, उसके पास ये सब पहुँच हो गई है, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर आप पहले का सब पॉइंट लिख लेना कि वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है, इसका चिन्ह धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। धनात्मक का मतलब ये है कि भाई जो है जनसंख्या मान लीजिए 1 लाख से 2 लाख हो गई, या फिर जनसंख्या घट के 1 लाख से 75,000 रह गई, तो ये भी हो सकता है, तो ये ऋणात्मक बोली जाएगी। ठीक है। देखिए वृद्धि के संदर्भ में एक बात और है कि वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक भी जाती है, जबकि विकास की जो अवधारणा है वो जीवन पर्यंत चलने वाली है। अब जैसे आप कहेंगे सर वृद्धि रुक कहाँ रही है, कल जो पूर्ववर्ती अध्याय था आपका, इससे पूर्व जो नहीं चैप्टर 3 था जो आपका, तो वहां पर आपने देखा था, वहां पर आपने जनसंख्या का ह्रासमान पिरामिड देखा था, और जापान का जो पिरामिड है, जापान का पिरामिड देखा था। वहां पर आपने देखा था कि वहां पर जापान में जनसंख्या जो है वो एकदम घट रही है, यानी वृद्धि एकदम वहां पर जो है अवरुद्ध हो गई, वृद्धि वहां पर माइनस में जाने लगी है, क्योंकि वहां प्रजनन दर जो है बिल्कुल न्यून रह गई है, प्रजनन दर बहुत कम हो गई है। ये आपने जापान के संदर्भ में देखा था। तो वहां पर जापान की वृद्धि नहीं बढ़ रही है, यानी जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, लेकिन जापान के लोग टेक्नोलॉजी में देखें, वहां पर आचार विचार में देखें, सामाजिक आचरण वहां का देखें, सामाजिक व्यवस्था वहां की देखें, तो हमसे कई गुना विकसित है वो। ठीक है, यानी वहां पर इन सब चीजों का विकास अच्छा खासा हुआ है। यहाँ पे यानी वृद्धि, जनसंख्या की वृद्धि तो वहां पर रुक गई है, लेकिन वहां पर विकास की अवधारणाएं निरंतर आगे जा रही है। ये बात आप देखते भी होंगे, न्यूज चैनल वगैरह आप जो है तमाम सर्वे वगैरह आती है, वहां पर देखते भी होंगे जापान के बारे में। तो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं, यानी वृद्धि एक निश्चित सीमा के बाद कहीं ना कहीं जाके रुक जाती है, जबकि विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये बात आप जान लीजिए। तो यहाँ पर आप पहला सब पॉइंट तो आपने लिख लिया है। अब इसी में पहले का सेकंड सब पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे कि विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है, यानी कि हम मूल्यों का जो है यहाँ पर मूल्यों के बारे में हम यहाँ पर मूल्यांकन कर रहे हैं, और मूल्य कभी भी मात्रात्मक रूप में मापे नहीं जा सकते। मात्रात्मक रूप में मूल्यों का हम मापन नहीं कर सकते एक्यूरेट वे में कि हर व्यक्ति का जो है सोचने का जो तरीका हम उसे माप लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सापेक्ष का मतलब होता है कि हाँ भाई, कि सबका सोचने का दायरा अच्छा है, सब जो है अपने देश को आगे ले जाने के लिए सोच रहे हैं, ऐसा है, यानी सब लोग जो है थोड़ा समाज में मानवीयता का भी जो है प्रसार कर रहे हैं। तो ये जो सोच है, यानी सबकी लगभग एक मिलती जुलती ऐसी सोच है, तो उसे सापेक्ष में रख दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब मैंने आपको बताया भी था अभी, तो यहां पर आपने लिख लिया होगा ये। ठीक है, अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब देखिए, यहां पर वही बात बताई गई है कि विकास कब होता है। विकास जब होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है। लेकिन सकारात्मक वृद्धि का अभिप्राय यहां पर यह नहीं है कि सकारात्मक वृद्धि हमेशा विकास ही करेगी, यानी कि सकारात्मक वृद्धि से अभिप्राय कि गुणात्मक रूप से जब सकारात्मक परिवर्तन होगा तभी विकास होगा, गुणात्मक रूप से सकारात्मक परिवर्तन होगा तभी यहां पर विकास होगा। इसका मतलब यहां पर यह है। तो यहां पर लिख लेना इसी में कि विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है, यानी गुणवत्ता, क्वालिटी में जो है वहां पर उसमें सकारात्मक रूप से परिवर्तन आए तो यकीन मानिए वहां पर विकास होगा। कैसे होगा? जैसे एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, यहां पर एग्जाम्पल ले सकते हैं हम यहाँ पे स्वच्छता का, यानी आपके सामने सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है स्वच्छता। अगर मान लीजिए भारत की जनता जो स्वच्छता के मामले में, आप ये बात आपसे छुपी नहीं है कि भारत की जनता का क्या हाल है। ट्रेनों में देखो, मूंगफली खा खा के छिलके वहीं डालेंगे, थूकेंगे यहाँ वहाँ। ठीक है, टॉयलेट सीट जो है वहां पर जो है आप देखते हो कितनी गंदगी फैलाती है, यानी कि यहाँ पर सरकार प्रयास भी करे, लेकिन यहाँ की जो लोगों की हैबिट है वो वाकई में बहुत गंदी है। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना पैंडेमिक के दौरान एक जोक भी घूम रहा था कि जिस देश में नोट जो है थूक लगा के गिनते हो और जो पॉलीथीन वगैरह है उसको फूंक मार के खोलते हो, उस देश में कोरोना कभी खत्म नहीं हो सकता है। तो ये हकीकत है, यानी इंडियन जो है यहाँ पर उनकी हकीकत यही है, उनकी हैबिट बनी हुई है, यानी वो इस चीज पर फोकस नहीं कर रहे हैं। वहीं जापान वगैरह में लोगों की हैबिट ये है कि भाई वो कूड़ा वगैरह हमेशा जो है रिसाइकिल, जो उनका जो ट्रेस, यानी कि जो उनका जो कूड़ेदान होता है, ट्रेस बॉक्स होता है, वहीं पे उसी में डालते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम यहाँ पर जहाँ के तहाँ फेंक देते हैं। तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं ये गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया, यानी हमने अपने गुणों में अपनी आदतें सुधारी नहीं है। हमारी आदतें आज भी यानी कि बिल्कुल पिछड़ी हुई हैं। यकीन मानिए हमारी आदतें बिल्कुल पिछड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं ट्रेन में मैंने कभी इतने एजुकेटेड लोग देखे हैं जो जानबूझ के कूड़ा, यानी कि जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर मूंगफली खा के, सर्दियों का सीजन होगा ना, तो आप सर्दियों के सीजन में अगर ट्रेन में जाके देखेंगे तो हर डिब्बे में उसका जो फ्लोर होगा मूंगफली के छिलकों से पटा होगा। ये आप देखने को मिल जाएगा। यानी पढ़े से पढ़े लोग भी यही गलती दोहराते हैं। तो ये कहीं गुणों में परिवर्तन नहीं है। तो ये तब होंगे जब हमारे गुण परिवर्तित होंगे, यकीन मानिए विकास भी होता जाएगा। तो वही मैंने जापान का एग्जाम्पल लिया स्वच्छता के मामले में, तो यहां पर आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक लाइन थोड़ी छूट गई है, उसे मैं ऐड करवा देता हूं।
इसी में ही जो है सेकंड सब पॉइंट का सब पॉइंट ए सब पॉइंट करके कि विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है तथा सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता। यानी कि गुणात्मक यानी गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए। इसका मतलब ये है, सकारात्मक वृद्धि से मतलब ये नहीं है कि भाई विकास हो गया हो। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जनसंख्या वाला एग्जाम्पल है, मूलभूत सुविधाओं वाला एग्जाम्पल ही मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर पहले के संदर्भ में बताया गया है कि पहले, आज से कुछ साल पहले क्या था कि अनेक दशकों तक किसी देश के विकास स्तर को हम केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापते थे। यानी कि आज से पहले ये था कि हर जो देश थे उन देशों में जो आर्थिक प्रगति हुई है उसी को हम विकास मान लेते थे। लेकिन समय के साथ साथ इस सोच में परिवर्तन आया। कुछ नए अर्थशास्त्रीपन पे उन नए अर्थशास्त्रियों ने विचार दिया कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि देश के विकास का पैमाना तय नहीं करेगी। उन्होंने कुछ मूलभूत सुझाव भी दिए। उन सुझावों के आधार पर विकास की एक नई परिभाषा तय हुई। वो परिभाषा आप यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने तो अपने नोट्स में लिखा है एग्जाम्पल, चाहे आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ये मैं बोलने वाला था यहाँ पर, क्योंकि मैंने अपने नोट्स में एग्जाम्पल लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि देखिए मैं नोट्स में एग्जाम्पल इसलिए लिख रहा हूँ कि बाय द वे आगे चल के मैं अगर यहाँ पे शॉर्ट नोट्स के रूप में प्रिंटेड बुक वगैरह पब्लिश करवाऊँ एनसीईआरटी के बेस पर, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ एग्जाम्पल वगैरह। और आपको लगता है कि सर ने बता दिया, हमें याद हो गया है, तो आप छोड़ सकते हैं। दूसरी बात और है यहाँ पर कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं हमारे साथ जो समझ से सुनते हमारी वीडियो से हैं लेकिन नोट्स खुद से बनाते हैं। तो ऐसे अगर आप में भी कोई अभ्यर्थी उन्हें लगता हो कि हम इसे और शॉर्ट कर सकते हैं, सर ने समझाया वो हमें समझ में आ गया, तो आप और कर सकते हैं शॉर्ट। देखिए मैं तो यहाँ पर एक एवरेज स्टूडेंट को लेकर चल रहा हूँ कि भाई एवरेज स्टूडेंट जो है उसे भी समझ में आ जाए, उस हिसाब से नोट्स बनवा रहा हूँ। अगर किसी का IQ बहुत ज़्यादा है, उसे केवल 1 या 2 पॉइंट लिखने पर ही समझ में आ जाता है, तो वो हिसाब से नोट्स बना सकता है। लेकिन मैं यहाँ तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल में लिख लेना कि नगर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख, 1 लाख से 2 लाख होना नगर में वृद्धि है, लेकिन आवास और मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था विकास से जुड़ी हुई है। ये एग्जाम्पल में लिख लेना, इसी में सब पॉइंट करके एग्जाम्पल है कि भाई जो नगर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख होना नगर में वृद्धि है, लेकिन आवास और मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था विकास से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब चलिए जो मैंने आगे बताया है सेकंड पॉइंट कि भाई अनेक दशकों तक क्या था, अनेक दशकों तक विकास के स्तर को किसमें केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था। यानी जो लोग ये मान लेते थे कि भाई कोई देश आर्थिक रूप से सशक्त है तो वहाँ पर लोग जो जनसंख्या उनका जीवन भी बहुत उच्च होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। आप लोग आर्थिक दृष्टि में ये बात तो जानते हैं कि भाई देश में मान लीजिए 4-5 उद्योगपति हैं, तो 4-5 उद्योगपति ही जो है पूरे देश की अर्थव्यवस्था को हैंडल कर सकते हैं। ये बात मैंने आपको बताई भी थी जब अर्थशास्त्र पढ़ा रहे थे, तो हमने बताया भी था कि देश में ऐसे ऐसे आपके यहाँ दिग्गज उद्योगपति पड़े हैं जिन 4-5 उद्योगपतियों की संपत्ति भारत में निवास करने वाली टोटल जनसंख्या की जो एवरेज इनकम है उससे ज़्यादा है। ये बात आप जानते हैं। तो यहाँ पर कभी भी हम आर्थिक प्रगति को इस प्रकार से नहीं माप सकते हैं। ठीक है, आर्थिक प्रगति को विकास नहीं मान सकते हैं, ये बात आप जान लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो विचार था, पहली बार 90, 80 और 90 यानी 80 के दशक के अंत में और 90 के दशक के आरंभ में ये विचार पनपा कि भाई इसे जो है नई सिरे से जो विकास है, आर्थिक विकास की समीक्षा यानी विकास की समीक्षा नए सिरे से की जाए। तो यहाँ पर आप सेकंड का सब पॉइंट लिखेंगे कि पहली बार विकास के पक्ष में 80 के दशक के अंत, यानी कि पहली बार विकास के पक्ष पर 80 के दशक के अंत और 90 के दशक के आरंभ में 2 दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों महबूब उल हक और अमर्त्य सेन का कार्य यानी कि अमर्त्य सेन ने महत्वपूर्ण कार्य किया। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पहली बार विकास के पक्ष पर 80 के दशक के अंत और 90 के दशक के आरंभ में 2 दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने महत्वपूर्ण कार्य किया। देखिए यहाँ पर जो महबूब उल हक हैं वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और अमर्त्य सेन जो है भारतीय हैं, लेकिन दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी, दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं आज की डेट में। तो इन लोगों ने मिलकर जो है यहाँ पर जो मानव विकास है इसकी नए सिरे से इसको परिभाषित किया। तो मानव विकास की अवधारणा का जो प्रतिपादन था वो डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा ही किया गया था। तो यहाँ पर आप थर्ड पॉइंट में आप लिख लेना कि मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया, यह आप लिख लेना। अब देखिए इन्होंने यहाँ पर इस प्रकार से अपना जो विकास था इस प्रकार से वर्णन किया इन्होंने विकास का। इन्होंने ये माना कि भाई ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। यानी इन्होंने विकास का ऐसा लक्ष्य माना कि भाई विकास क्या होता है कि विकास लोगों के जीवन स्तर में विकल्प जो होते हैं, ऑप्शंस जो होते हैं, उनमें वृद्धि करता है और जीवन में सुधार लाता है।
अब देखिए विकल्प क्या है, अब ये आप सोचने वाली बात है भाई, विकल्पों में वृद्धि करता है, विकल्प तो आपने बता दिए, लेकिन ये विकल्प हैं क्या। एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी लेते हैं। मान लेते हैं कि भाई आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, आप ग्रेजुएट हैं। अब ग्रेजुएट आप जो हैं ग्रेजुएट हो गए हैं। अब आप ग्रेजुएट होने के बाद ये बात भी जानते हैं कि हमारे यूपीएससी एग्जाम के लिए जो अर्हता है वो भी यहाँ पर ग्रेजुएशन है, ठीक है। इसके अलावा तमाम बहुत सारे एग्जाम है, उनके लिए अर्हता जो है वो भी ग्रेजुएशन है, ठीक है। इसके अलावा ग्रेजुएशन के बाद आप बहुत सारे जो है डिग्री वाले, जो पीजी वाली डिग्री वाले कोर्स हैं वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो एजुकेशनल जो डिग्री कोर्स हैं, बीएड वगैरह जो कोर्स हैं, बीटीसी वगैरह, उन्हें भी आप कर सकते हैं। यानी आपके पास विकल्प बहुत सारे हैं। सबसे बड़ी बात क्या थी कि आप यहाँ पर ग्रेजुएट हो गए, ग्रेजुएट होने के बाद आपके पास विकल्प बहुत सारे हैं। चाहे तो आप आगामी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, पीजी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं, या फिर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे एग्जाम होते हैं उन सब की तैयारी कर सकते हैं आप। तो ये आपके सामने विकल्प हैं। अब आप सपोज दैट आप ग्रेजुएशन तक पहुंच ही नहीं पाए, तो क्या आपके सामने यूपीएससी का विकल्प होगा? क्या आपके सामने पीजी का विकल्प होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन का? नहीं होगा। तो विकल्प यही है। यानी आप जब पढ़ लिख जाते हैं तो आपके सामने जो विभिन्न विभिन्न रास्ते खुल जाते हैं, विभिन्न विभिन्न जगहों पर जाने के द्वार खुल जाते हैं, वास्तव में वो विकल्प ही हैं, ठीक है। तो आपको विकल्प का मतलब अब समझ में आ गया होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिख लेना इसमें, इसी में ही, यानी कि जो हम लाइन लिखवा रहे थे उसी में ही, कि इन्होंने विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। देखिए इनकी जो अवधारणा थी, इनकी अवधारणा में इन्होंने अपना केंद्र बिंदु, यानी कि सभी प्रकार के विकास का जो केंद्र बिंदु है वो मनुष्य ही है। इन्होंने माना कि भाई मनुष्य का विकास यहाँ पे परम आवश्यक है। राष्ट्र का विकास तो हो ही जाएगा, लेकिन मनुष्य यहाँ पर केंद्र बिंदु मानव विकास वाली श्रृंखला में। तो यहाँ पर आप सब पॉइंट लिख लेना, थर्ड का पहला सब पॉइंट, इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है। अब देखिए जो विकल्प बताए गए हैं आपको, विकल्पों की हमने चर्चा की, जैसे ग्रेजुएट कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन कर लेता है, उसके बाद तमाम विकल्प हैं। तो विकल्प वास्तव में स्थिर नहीं है। यानी हम ये सोच रहे हैं कि भाई 10 विकल्प हों, 12 विकल्प हों, ऐसा नहीं है। विकल्प परिवर्तनशील हैं। हो सकता है कुछ और विकल्प भी बन जाए, हो सकता है विकल्प के नए आयाम तय हो जाएं। तो विकल्प यहाँ पर स्थिर नहीं है कि भाई विकल्प जो है परिवर्तित होते रहते हैं। अब जैसे आपने देखा कि नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, तो नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से विकल्प कुछ और होंगे, ठीक है। कुछ और विकल्प उसमें दिए गए हैं, जैसे वहां पर बताया गया भाई 1 साल के बाद कोई ड्रॉप आउट कर दे रहा है, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, 2 साल बाद ड्रॉप आउट कर दे रहा है तो डिप्लोमा दे रहे हैं, ऐसे करके उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है। तो अब विकल्प कुछ और होंगे, ठीक है। तो विकल्प हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, यानी ऑप्शंस जो है हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, बल्कि परिवर्तनशील रहते हैं। तो यहाँ पर अगला सब पॉइंट यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर सेकंड सब पॉइंट थर्ड का, ये विकल्प स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इनकी कुछ नैतिक बातों का मानना भी था। इन्होंने कुछ है इस यहाँ पर नैतिक बातों के बारे में भी बात कही है। यहाँ पर इन्होंने सबसे बड़ी बात है सार्थक जीवन के बारे में बात कही है। सार्थक जीवन होता क्या है? सार्थक जीवन आप वही मतलब ये है कि भाई पढ़ लिख जाए आदमी, उसे बेहतर नौकरी मिल जाए, या फिर जो वो चाह रहा है, जहाँ जिस रोजगार में जाना चाह रहा है उस रोजगार में उसकी पहुंच हो, उसकी जो है स्वास्थ्य सेवाओं में उसे अच्छा खासा लाभ मिल जाए। इसके अलावा सामाजिक दृष्टि से भी उसके साथ जो है कोई भेदभाव ना हो, तो वो क्या है, वो मानव विकास माना जाएगा, उसका सार्थक जीवन माना जाएगा। यानी उसका जो जीवन जो माना जाएगा वो सार्थक जीवन माना जाएगा। देखिए आपको याद होगी अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड, यानी आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत है एक, जिसमें आपको बताया गया है कि भाई निचले स्तर पर 5 नीड होती है। मेनली निचले स्तर पर जो नीडें होती हैं वो बायोलॉजिकल नीड कही जाती हैं, यानी रोटी कपड़ा और मकान वाली नीड, ठीक है। तो फिर उसके बाद सेल्फ स्टीम वाली आती है, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली आती है नीड। अगर पढ़ा हो या साइकोलॉजी वगैरह जिस लोगों ने जिनने पढ़ी है वो लोग जानते होंगे इसके बारे में, सिद्धांत के बारे में। देखिए वैसे तो हमारे ये विषय क्षेत्र में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर ये बता दिया है, ठीक है। तो वहां पर भी इस तरह का जिक्र किया गया है। तो वास्तव में जो अब्राहम मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड है वो वास्तव में मानव विकास को ही परिलक्षित करती है। तो यहाँ पर यही इन्होंने बताया कि सार्थक जीवन व्यतीत करे कोई व्यक्ति, यानी कि जो आप परिवर्तन लाए जा रहे हैं या विकास जो हो रहा है, तो विकास का मूल उद्देश्य यही है कि व्यक्ति सार्थक जीवन व्यतीत करे। लेकिन सार्थक जीवन का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वो केवल लंबा हो। सार्थक जीवन का केवल दीर्घ नहीं होता है। यहाँ पे बताया गया कि सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता है, जीवन का कोई उद्देश्य होना भी आवश्यक है। यानी ऐसा नहीं है कि हम जिए जा रहे हैं, कोई तो उद्देश्य हो। यानी हमने ग्रेजुएशन कर ली, अब ग्रेजुएशन तो कर ली हमने, यानी हमने विकास, यानी गवर्नमेंट ने हमें सुविधाएं दी, हमने ग्रेजुएशन कर ली। अब ग्रेजुएशन करने के बाद हम घर पे बैठे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, तो वो हमारे लिए सार्थक नहीं होगा। यानी ग्रेजुएशन सार्थक होने का मतलब ये है कि हम अपनी ग्रेजुएशन की जो डिग्री है कहीं तो उपयोग करें, किसी रोजगार में तो जाके लगें, या फिर ऐसे घूमने में, कहीं ठलुआ में अगर हम ठलुआ होकर घूम रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, खाली होकर बिल्कुल घूम रहे हैं, तो उससे मतलब नहीं निकलेगा कुछ, ठीक है, कुछ तो सार्थकता हो। तो यहाँ पर वही बताया गया सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, जीवन का कोई उद्देश्य भी होना चाहिए,
ठीक है, उद्देश्य भी होना चाहिए, अर्थात लोग स्वस्थ हों, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सकते हों, यानी कि लोग स्वस्थ हों और अपने विवेक बुद्धि का विकास करके जो वो चाह रहे हैं तो वो काम कर सकें। ठीक है, यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा यहां पर महबूब उल हक के बारे में थोड़ी सी और बातें बताई गई हैं कि भाई इन्होंने क्या क्या प्रतिपादित किया है, क्या क्या दिया है, वो बताया गया है। तो चौथा पॉइंट आपका यहाँ पे बनेगा यहाँ पर कि पाकिस्तानी और शास्त्री हैं डॉक्टर महबूब उल हक, इन्होंने 1990 में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। यानी कि जो मानव विकास सूचकांक है यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इनके द्वारा ये यहाँ पे निर्मित किया गया 1990 में, ये नोट कर लेना। और उसी साल 1990 ईस्वी से ही संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसे जो है यानी मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करने के लिए इनकी मानव विकास की संकल्पना का प्रयोग किया। जिनकी मतलब लिख लेना, यहाँ पे इनकी लिख देना, क्या इनकी मानव विकास संकल्पना का प्रयोग किया। यानी इन्होंने 1990 में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। ठीक है, और फिर मानव विकास सूचकांक जो निर्मित करने के बाद यानी मानव विकास के संदर्भ प्रतिवेदन जो इनका था इन दोनों लोगों का, तो उसी में इन्होंने मानव विकास सूचकांक भी जो है यहाँ पर निर्मित किया था। 1990 ईस्वी से क्या किया, यूएनडीपी ने जो मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करने के लिए मानव विकास यानी इनकी मानव विकास की संकल्पना का फिर प्रयोग किया उसी साल से। तो यहाँ पर आप चौथे का सब पॉइंट के रूप में लिख लेना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो अमर्त्य सेन है, अमर्त्य सेन जी का क्या योगदान रहा है वो भी हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन हैं, तो इन्होंने विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में वृद्धि के रूप में देखा। यानी इनका मानना यह था कि किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाएगी तो यकीन मानिए उसका विकास हो जाएगा। अब देखिए, अब हम एग्जांपल दे देते हैं। अब मान लीजिए महिला शिक्षा की बात होती है, महिला शिक्षाओं में हम महिलाओं को ग्रेजुएट करवा देते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करवा देते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद उन्हें विकल्प चुनने की आज़ादी हम नहीं देते हैं। या आप जानते होंगे अपने घरों में आपके जो है बहनें वगैरह होंगी, सिस्टर वगैरह होंगी, या अपने और रिश्तेदार वगैरह देखते होंगे, तो उन्हें विकल्प चुनने की आज़ादी नहीं देते। यानी हम अपना ही उन्हें जो थोपते हैं कि भाई तुम ये नहीं यही करोगे, तुम ये नहीं यही करोगे, तो ये आज़ादी नहीं मानी जाएगी, स्वतंत्रता नहीं मानी जाएगी। यानी ये महिलाओं का विकास नहीं माना जाएगा, महिला सशक्तिकरण नहीं माना जाएगा। ये महिला सशक्तिकरण तभी माना जाएगा कि भाई लड़कियाँ या जो लेडीज़ हैं अपना विकल्प स्वयं चुन लें। ठीक है, तो इन्होंने स्वतंत्रता में वृद्धि पर जो है यहाँ पे बल दिया है। तो पांचवा पॉइंट ये लिख लेना। ठीक है, तो ये यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इसी में सब पॉइंट लिख लेना आप कि उनका कार्य, इनका मतलब जो है जो आपके जो अमर्त्य सेन है, अमर्त्य सेन जी का कार्य, उनका कार्य स्वतंत्रता की वृद्धि में सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं की भूमिका का अन्वेषण करता है। यानी इसमें सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका क्या है स्वतंत्रता में, तो ये इस बात की यहाँ पर भूमिका की ये यहाँ पर अन्वेषण कर रहा है, ये वाला इनका सिद्धांत। ठीक है, यानी ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्टोरी वही बताई गई है, सार्थक जीवन क्या है यहाँ पर एक दिया हुआ है, 2 कार्टून दिए गए हैं कि जन्मदिन मुबारक हो शहनाज, धन्यवाद प्रिया। तो ये कह रही है कि भाई मुझे अच्छे स्वास्थ्य की भी शुभकामनाएं दो, मैं स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज जाना चाहती हूँ, मैं कुछ करने लायक बनना चाहती हूँ। तो यहाँ पर यही वो लड़की कहती है, अच्छा तो तुम एक सार्थक जीवन जीना चाहती हो। सार्थक जीवन का मतलब ये है कि भाई सारे आयाम जो हैं आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, ठीक है, समाज में आपकी जो सहभागिता, ये सब सुनिश्चित हो। तो ये आपके क्या है, सार्थक जीवन के पहलू माने जाएंगे, सार्थक जीवन आपका माना जाएगा। तो यहाँ पर वही सब बातें बताई गई हैं। अब देखिए यहाँ पर एक जिक्र किया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये आपको पता होगा सन 2015 में ये स्टार्ट किया गया था कैंपेन, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कैंपेन स्टार्ट किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला। ये बात आप जानते होंगे, करंट का ये है। तो ये सब लिखा यहाँ पे दिया हुआ है इमेज, तो मैंने समझा दिया है। अब देखिए यहाँ पर एक कार्टून और दिया गया है, इनमें से कौन सी का जीवन सार्थक है। तो एक व्यक्ति है, लंबी लंबी मूछें हैं इसकी, ये कह रहा है भाई या तो मर जाऊंगा या फिर जेल में जाऊंगा। यानी कि ये भाई आप जानते होंगे डेंजर टाइप व्यक्ति है। ठीक है, यानी कि आप समझ रहे हैं क्राइम रिकॉर्ड टाइप का व्यक्ति है कि भाई या तो डू और डाई, यानी कि हम या तो मर जाएंगे या तो हम जो कारावास में जाएंगे। वहीं एक महिला है, ये महिला ये सोच रही है कि भाई 1 वर्ष के बाद कि आशा है कि मैं कैंसर रोग से मुक्ति का एक सस्ता और अधिक प्रभावशील इलाज ढूंढ पाऊंगी। यानी कि ये एक अच्छा सकारात्मक जीवन जीने के लिए, सकारात्मक समाज का निर्माण करने के लिए आगे उन्मुख है। तो ये इस महिला का जीवन जो है सार्थक माना जाएगा। और ये दूसरे व्यक्ति हैं भाई बड़ी बड़ी मूछों वाले, इनका जीवन जो है सार्थक नहीं बल्कि निरर्थक माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने कार्टून है, देख लिया आपने। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर।
अब देखिए यहाँ पर एक बताया गया है कि भाई एक शिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना मानव विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। यानी कि एक हम अच्छा खासा एक अच्छा शिष्ट जीवन जीना चाहते हैं उसके लिए जरूरी ये है कि भाई जो मानव विकास के जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं तो वो हमारे लिए हों, उनके लिए पर्याप्त संसाधन या साधन हों। ठीक है, तो यहाँ पर आप छठा पॉइंट आप लिख लेना इसी में कि एक शिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना मानव विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। तो इसमें कौन कौन से संसाधन होने चाहिए? संसाधनों तक पहुंच में आपके स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो और यानी कि यहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा क्या है? मानव विकास के केंद्र बिंदु हैं। इन संसाधनों तक पहुंच में क्या क्या है? आपकी स्वास्थ्य और शिक्षा जो है वो मानव विकास के केंद्र बिंदु रखे गए हैं। ठीक है, यानी ये 3 है यहाँ पे संसाधनों तक पहुंच। पहला आपका जो संसाधनों तक पहुंच है, दूसरा स्वास्थ्य है और तीसरा शिक्षा। ठीक है, ये 3 है यहाँ पर मानव विकास के केंद्र बिंदु। ये पूछे गए हैं काफी बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। तो ये 3 केंद्र बिंदु हैं। पहली बात तो संसाधनों तक पहुंच हो, स्वास्थ्य हो और शिक्षा हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल वहीं एग्जाम्पल के साथ एंड हुआ है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर आप लिख लीजिए, हो सकता है आगे चल के आप भूल जाएं, बहुत सारा सिलेबस आप कवर करेंगे तो भूल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लेना, एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता। इसी प्रकार एक निर्धन लोग बीमारी के लिए चिकित्सा उपचार नहीं चुन सकते। ये आप लिख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या मतलब है, क्या जो बातें बताई गई हैं विकास की, उन विकास की बातों में इन सब विकल्पों का जो बात कही थी डॉक्टर महबूब उल हक ने, उन विकल्पों में क्या मतलब है इसका, वो विकल्पों के बारे में एग्जाम्पल ये दिया गया है। तो छठे का सब पॉइंट करके आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं अब देखिए अगली जो हेडिंग है ये बताई गई है हेडिंग कि भाई मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। यानी हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ये 4 स्तंभों पर टिका हुआ है। देखिए आप सब लोग जानते होंगे कोई भी इमारत हो वो हमेशा स्तंभों के सहारे ही खड़ी होती है। यानी स्तंभ भी किसी इमारत को जो आकार या रूप देते हैं। तो वास्तव में हमारा मानव विकास भी यहाँ पर यही 4 स्तंभों पर टिका हुआ है। कौन कौन से 4 स्तंभ हैं? तो यहाँ पर इसी में लिख लेना पहली लाइन कि मानव विकास का विचार भी समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आश्रित है। ठीक है, ये पहली लाइन लिख लेना। अब इसी में आप पहली हेडिंग अब आप डालेंगे, पहली हेडिंग आपकी जो पड़ेगी वो है समता। ठीक है, यानी पहली हेडिंग है समता। ये समता का मतलब आप जानते हैं समानता। ठीक है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को जो अवसर उपलब्ध हो उनमें समानता हो। ठीक है, उनमें उसकी समान पहुंच की व्यवस्था हो। तो यहां आप लिख लेना कि समता का आस है प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। यानी किसी के साथ भी जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर ये सब भेदभाव ना हो। ये सब भेदभाव के बिना उसकी जो है अवसरों पर समान पहुंच हो। ठीक है, तो यहां पर इसी में सब पॉइंट लिख लेना कि लोगों को उपलब्ध अवसर, लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में, क्योंकि जाति व्यवस्था केवल भारत में ही है, जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर एग्जाम्पल बताया गया है कि भाई जो आपकी जो पहुंच है, यानी कि जो बताया गया है कि भाई जो आपकी जो समता वाला विचार है, समता वाले विचार के संदर्भ में बताया गया है यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर कि भारत में जो स्त्रियां हैं, ठीक है, यानी स्त्रियां और सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के व्यक्ति बड़ी संख्या में विद्यालय से विरत होते हैं। यानी कि एक तो भारत में स्त्रियां जो है बहुत बड़ी संख्या में हायर एजुकेशन से दूर हटती जा रही हैं, वहीं जो सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए व्यक्ति हैं उनकी पहुंच भी नहीं बन पा रही है। तो हम ऐसे उपबंध करें, ऐसे प्रावधान लेके आए जिसके ये जो पिछड़े हुए व्यक्ति हैं ये भी मुख्य धारा में आ पाएँ, ये भी जो है शिक्षा का लाभ उठा पाएँ, यानी हायर एजुकेशन का लाभ उठा पाएँ। अब देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहा हूँ मैं। मान लेते हैं देश में सरकार जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल खुलवा देती है। ठीक है, बड़े बड़े हॉस्पिटल बना देती है, महंगे महंगे हॉस्पिटल, 5 स्टार टाइप के हॉस्पिटल बना देती है, बहुत बड़े उच्च शिक्षण संस्थान बना देती है, लेकिन उन सब में बड़ी महंगी फीस रखी जाती है। तो क्या वो महंगी फीस यहाँ का जो गरीब तबका है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ वर्ग है, क्या उसे एफर्ड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या वो समानता होगी, समता होगी? नहीं होगी। समता का अर्थ यही है कि भाई हमारे लिए जो हमारे साधन है, साधनों पर हमारी पहुंच हो, यानी हमारे लिए जो यहाँ पर आपने जो प्रावधान की व्यवस्था की है उस व्यवस्था तक हम पहुंच जाएं। अब फायदा ही क्या होगा? सरकार एक तरफ तो कहती जा रही है हमारे यहाँ 1000 हॉस्पिटल है। अब मान लीजिए 1000 हॉस्पिटल जो है वही 5 स्टार कैटेगरी के टाइप के हॉस्पिटल हो, यानी ये महंगी फीस लग रही हो जिनमें, तो ऐसी महंगी फीस वाली हॉस्पिटलों में क्या हमारी जो गरीब जनता इलाज करवा पाएगी? नहीं करवा पाएगी। तो समता का विचार आएगा ही नहीं। तो ऐसे में जरूरी है कि भाई सरकार भी यहाँ पर कुछ प्रावधान करे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इसी में सब पॉइंट करके लिख लेना आप। अब अगली हेडिंग इसी में है, वो है सतत पोषणीयता। अगली हेडिंग आप लिख लेना यहाँ पर सतत पोषणीयता। तो इसके बारे में आप क्या जानेंगे यहाँ पर, इसके बारे में लिखेंगे हम।
सतत पोषणीयता के बारे में देखिए यहाँ पर बताया गया है इसके बारे में कि भाई निर्वहन का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता, यानी कि जो सतत पोषणीय विकास है ये लगातार निरंतर रूप से जो आपके सामने अवसर हैं वो हमेशा मिलते रहने चाहिए, यानी अबाध रूप से बिना किसी रोक टोक के अवसर आपके सामने मिलते रहने चाहिए। तो इसे निर्वहनती जो है निरंतरता या फिर सतत पोषणीय विकास के रूप में जाना जाता है, निर्वहनीय विकास के रूप में जाना जाता है। निर्वहनीय विकास या फिर सतत पोषणीय विकास दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेना है आप इसमें कि निर्वहन का अर्थ अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता है, ठीक है। इसी में आप लिख लेना आगे थोड़ा, सतत पोषणीय मानव विकास के लिए आवश्यक है प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले, यानी कि आप लोग जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा है, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा है, वो ये कह रही है कि भाई हमारी वर्तमान की भी जरूरतें पूरी हो जाएं और हमारे जो भविष्य के बच्चे हैं उनके लिए भी संसाधन बचे रहें, यानी वो भी जो आज मौजूद संसाधन है उनका उपयोग भविष्य में बच्चे हमारे कर पाएं। तो ये सतत पोषणीय विकास है और हमारा विकास की अवधारणा भी टूटे ना, ठीक है। तो ये पर्यावरणीय वित्तीय संसाधन है, ये एग्जाम्पल इनका जानते हैं आप, लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप सेकंड पॉइंट तो आपका कवर हो गया, सेकंड हेडिंग। इसके अलावा आपकी अगली हेडिंग जो है आपकी ये है उत्पादकता, ठीक है, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। देखिए उत्पादकता का अर्थ क्या होगा, देखिए यहाँ उत्पादकता का जो अर्थ है वो मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता है। तो ये उत्पादकता कैसे बढ़ेगी, ये उत्पादकता तब बढ़ेगी जब हम स्वास्थ्य सेवाओं पर, यानी कि हमारी जो हेल्थ फैसिलिटी है, हेल्थ फैसिलिटी पर हम यहाँ पर जो है खर्च करेंगे, हेल्थ फैसिलिटी पर अच्छी खासी हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे, तो यकीन मानिए हमारे यहाँ की जनता स्वस्थ रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारे यहाँ जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। आप खुद अनुमान लगा लीजिए, अगर आप बीमारी की हालत में हो तो आप क्या ये लेक्चर अटेंड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर मैं बीमार हूँ तो क्या मैं आपको ये लेक्चर रिकॉर्ड करके दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा, यानी बिल्कुल प्रोडक्टिविटी जो है वो प्रभावित होगी। तो जरूरी ये है स्वास्थ्य है, तो स्वास्थ्य तभी बढ़ेगा जब सरकार इसका उपबंध करेगी, ठीक है। तो यहां पर वही बताया गया है, यहां पर आप लिखेंगे इसी में, ठीक है, कि लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने से उनकी कार्यक्षमता बेहतर होगी। ये आपका तीसरा पॉइंट है। सशक्तिकरण, अगली हेडिंग जो है आपकी इसी में मानव विकास के चौथे स्तंभ में, यह है सशक्तिकरण है। इसका मतलब क्या है, यानी कि वो शक्ति प्राप्त करना। सशक्तिकरण का मतलब ये है कि हमारे पास वो पावर होना जिसके जरिए हम विकल्पों को चयनित कर सकें, चुन सकें। वही मैंने एग्जांपल दिया था, महिला नहीं, हमने महिलाओं को नाम के लिए ग्रेजुएशन तो करवा दिया, लेकिन महिलाएं ग्रेजुएशन होने के बाद भी अपने परिवार वालों का मुंह देखती हैं, अपने परिवार वालों का मुंह उन्हें ताकना पड़ता है। तो ये स्थिति जो है बिल्कुल ना आए। ये स्थिति कहीं ना कहीं हमारा महिला सशक्तिकरण पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है, बट्टा लगा रही है कहीं ना कहीं। यानी महिलाएं स्वतंत्र हों, ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन के बाद अपनी जो लाइन है तो उस लाइन को वो चुन सकें, ठीक है। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए चौथा पॉइंट आप लिख लेना इसी में, कि इसका अर्थ है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है, यानी जब महिलाएं स्वतंत्र होंगी तभी तो आप कोई विकल्प चुन पाएंगे, स्वतंत्र होंगी नहीं तो विकल्प नहीं चुन पाएंगे। तो इसे सशक्तिकरण में रखा गया है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट आपका कवर हो गया। तो आपने मानव विकास के 4 स्तंभ जो है ये यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगली जो हेडिंग है ये है मानव विकास के उपागम, अप्रोचेस, जिसके जरिए हम मानव विकास को हम देखते हैं कि भाई मानव विकास हुआ है या नहीं हुआ है। वो तो स्तंभ हो गए किसी मानव विकास के, मानव विकास राष्ट्र में करना कैसे है उसके स्तंभ हैं ये, ठीक है, कि किसी देश में मानव विकास स्थापित करने के ये तो 4 स्तंभ हो गए, ठीक है। और वहीं मानव विकास का हम जो अप्रोचेस हैं, यानी जिनके जरिए हम मानव विकास लोगों में सुनिश्चित कर सकते हैं, उन अप्रोचेस के बारे में बताया गया है, ठीक है। लोगों तक पहुंचा सकते हैं मानव विकास की अवधारणा से लोगों को जो है हम लाभान्वित कर सकते हैं। तो उसके बारे में जो अप्रोचेस हैं, जो हम यहाँ पर अपने जो है यहाँ पर अपने जतन कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों का जिक्र किया गया उपागम के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना इसी में मानव विकास के उपागम में हेडिंग डाल के, मानव विकास के उपागम में, कि इसके कुछ महत्वपूर्ण उपागम हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण उपागम है। उपागम का मतलब अप्रोच या फिर जो प्रयत्न, ठीक है। तो इसके जरिए हम मानव विकास लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। स्तंभ में यानी कौन कौन से मानव विकास के जो स्तंभ हैं जिनके जरिए जे हमें अचीव करने हैं, और उन स्तंभों को हम नीचे जो प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं उपागमों के जरिए, इनके जरिए लोगों तक पहुंचाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कैसे कैसे है मानव विकास कैसे कैसे सुनिश्चित होगा। पहला उपागम आपका यहाँ पर हेडिंग पड़ेगी आय उपागम, ठीक है।
अब देखिए, आय उपागम जो है ये मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है, क्योंकि आपने ये पहले ही देखा चैप्टर के स्टार्टिंग में कि शुरुआत में किसी देश की आर्थिक वृद्धि जो थी वो देश की मानव विकास समझा जाता था, यानी आय को किसी देश का मानव विकास समझा जाता था। लेकिन यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ पर आय से अभिप्राय क्या है, प्रति व्यक्ति आय से है, ना कि पूरे समूचे देश की जो है आर्थिक वृद्धि से, ना कि समूचे देश की आर्थिक वृद्धि से, यानी आय का यहाँ पे अभिप्राय प्रति व्यक्ति आय से है। तो ये जो उपागम है ये मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों से एक है, ये सबसे पुराना उपागम है ये मानव विकास का, ठीक है। और इसमें मानव विकास को जो है वो आय के साथ जोड़ के देखा जाता है, यानी कि यहाँ पर ये विचार है कि किसी के पास जितनी ज़्यादा जो है संपत्ति होगी या जितनी ज़्यादा इनकम होगी, वो स्वतंत्रता भी, उसका स्तर भी उसका जो है एक अलग ही होगा। यानी व्यक्ति के पास ज़्यादा संपत्ति होगी, वो उसका जो है जीवन स्तर भी ऊंचा होगा, अच्छी अच्छी महंगी महंगी चीज़ें, विलासतापूर्ण चीज़ें खरीद पाएगा, ठीक है। वो बात यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पर आप इसमें लिख लेना कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है, यानी उसे क्या क्या स्वतंत्रता मिली है। यानी अब उस किसी की अगर अच्छी खासी आय है तो आय होगी तो अच्छी खासी, तो हो सकता है वो 5 स्टार होटल में भी जाए, सिनेमा में भी जाए, यानी कि आप मॉल वगैरह भी घूमने जाए, ठीक है। और आय निम्न हो सकता है वो नीचे फड़ वगैरह जो होती है, रोड साइड वगैरह सामान बिकता है, वहाँ से भी सामान खरीद ले। तो ये क्या है, आय उपागम है। तो यहाँ पर अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि किसी व्यक्ति की अगर आय ऊंची होगी तो यकीन मानिए उसका जो विकास, मानव विकास का स्तर है वो अपने आप ऊंचा स्तर स्थापित कर लेगा, ठीक है, आय ऊंचा होने से। दूसरा उपागम है यहाँ पे कल्याण उपागम, जैसा कि नाम से ही यहाँ पर आपको परिलक्षित हो रहा है, दिखाई दे रहा है। कल्याण का मतलब हो गया ये कल्याणकारी हमें प्रयत्न करने हैं, कल्याणकारी हमें योजनाएं देनी है जिसके जरिए व्यक्ति जो है, व्यक्ति का मानव विकास सुनिश्चित हो सके। तो कल्याण उपागम क्या कह रहा है यहाँ पर, ठीक है। देखिए, यह उपागम मानव को लाभार्थी, यानी कि लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। यानी कि इसका उपागम का मानना यह है कि मानव क्या है, लाभार्थी है, उसे जो है लाभ मिलना चाहिए, ठीक है। और इस उपागम में जो जोड़ दिया जाता है कल्याण वाले में, ये शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख संसाधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय, कौन सा सरकारी व्यय का तर्क देता है ये। यानी कि यहाँ सबसे पहला पॉइंट तो आपने लिख लिया होगा कि यह उपागम किसका है, यानी लाभार्थी को या विकासात्मक गतिविधियों का मुख्य लक्ष्य मानता है। यानी यहाँ पर जनता जो है लाभार्थी के रूप में, जनता यहाँ पे क्रियाशील नहीं है, यहाँ पर जनता केवल केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है, केवल केवल प्राप्त करने वाली है। यहाँ पर अरेंजमेंट कौन करेगा, कल्याण का अरेंजमेंट करेगी गवर्नमेंट, यानी जो सरकार है, आपकी मौजूदा सरकार है, उसका दायित्व बनता है कि वो ये जो चीज़ें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, तो इन पर सरकारी व्यय करे ताकि लोगों जो है उन्हें कल्याणकारी भावना, उनमें जो है कल्याणकारी भावना से उनका जो है मानव विकास हो सके। तो ये लिख लेना, ठीक है। इसी में अगला पॉइंट यहाँ पे, ये सेकंड पॉइंट लिख लेना, इसी में थर्ड पॉइंट लिख लेना यहाँ पर कि सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, 2 उपागम आपने देख लिए। अब थर्ड उपागम है, ये है आधारभूत आवश्यकता उपागम। देखिए, ये उपागम जो था, ये सजेस्ट करने वाले जो व्यक्ति थे वो ILO था, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन 1919 में हुआ था, 1919 में इसकी फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। तो ILO ने, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने इस उपागम को जो है प्रस्तावित किया था। आधारभूत उपागम जो है, कहीं ना कहीं यहाँ पर आधारभूत उपागम में जो कल्याणकारी उपागम में तत्व जो रखे गए थे, शिक्षा, स्वास्थ्य या सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे रखे गए थे, इसमें कुछ मुद्दों को और बढ़ा दिया गया। यहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा तो रखा ही गया, इसके अलावा भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास, इसको भी इसमें ऐड कर दिया गया। यानी 6 कारक इसमें और ऐड कर दिए गए, ठीक है, 6 न्यूनतम आवश्यकताएं इसमें ऐड कर दी गई। तो ये आधारभूत आवश्यकताएं मानी गई, यानी ये किसी व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकताएं ILO के अकॉर्डिंग। याद रखना आप, देखिए काफी बार ये जो आधारभूत आवश्यकताएं जो ILO के अकॉर्डिंग कौन कौन सी हैं, ये पूछी गई हैं एग्जाम में। तो आप ये 6 आवश्यकताएं आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख रहे हैं तो आप ये इन्हें याद रखने की इन्हें जरूरत है, इसलिए इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूँ आप। तो यहाँ पर आप लिख लेना, इस उपागम को मूल रूप से ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। इसी में सब पॉइंट, इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई थी। ये आप लिख लेना इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां पर इसमें क्या किया गया, इसमें जो विकल्प हैं, विकल्प क्यों, क्योंकि विकल्प तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। विकल्प क्या है, विकल्प तो है ही नहीं, यानी कि लोगों के पास चॉइसेस तो है ही नहीं, इनके लिए जो है कोई चॉइसेस तो है नहीं, ये तो यानी आधारभूत उपागम है तो है। तो इसमें विकल्पों के प्रश्न की उपेक्षा की गई है और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इनकी व्यवस्था पर जोर दिया गया है। यानी कि ये व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं, इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प है ही नहीं, यहाँ पर ये माना गया है,
ठीक है। यानी कि प्राथमिक स्तर पर आपकी जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं, उनमें आपकी 6 आवश्यकताएं ये हैं। हो सकता है किसी की और कुछ आवश्यकता हो निचले लेवल पर, लेकिन वो आवश्यकता यहाँ पर नहीं रखी गई है, उनकी उपेक्षा की गई है। 6 आवश्यकताओं पर यहाँ पर फोकस दिया गया है। ठीक है, तो ये आधारभूत आवश्यकता उपागम है, ये आपने लिख लिया होगा। अगला उपागम है आपका चौथा, ये क्षमता उपागम, यानी क्षमता निर्माण करना। ठीक है, ये उपागम जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जाता है कि भाई ये अप्रोच किसने दी थी। ये अप्रोच दी थी प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। ठीक है, यानी आप देख लेना, इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। यानी कि यहाँ पर इनका मानना ही है कि भाई हमने जो संसाधन स्थापित किए हैं तो उन संसाधनों तक पहुंच भी तो हो, उन संसाधनों तक मानव के पहुंचने की क्षमता भी तो उसके पास। अब मानव पहुंच ही नहीं पाए तो फायदा क्या है। यानी कि वही एग्जाम्पल फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि हमने यहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खड़े कर दिए, महंगे महंगे जो है मेडिकल कॉलेज बना दिए, मेडिकल सुविधाएं कर दी, और हमने कह दिया हमारे देश में इतने हजार हॉस्पिटल हैं, इतने हजार कॉलेज हैं। अब यहाँ पर गरीब जनता यहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रही है। यानी गरीब जनता के पास क्षमता ही नहीं है। क्षमता कहाँ से होगी? क्षमता तब होगी जब वो रोजगार में संलग्न होगी, उसके साथ शिक्षा में व्यय किया जाएगा उसके ऊपर। अब भाई ये सब तो चीज़ें हैं ही नहीं, रोजगार अच्छा है नहीं, तो क्या इनका मतलब रह जाएगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है कि संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। यानी संसाधनों तक पहुंच जो है वो तभी संभव है जब जो है हम उनकी जो क्षमता बढ़ाएं। ठीक है, चाहे वो हम आर्थिक दृष्टि से बढ़ाएं, आय के संदर्भ में बढ़ाएं, ठीक है, ज्ञान के संदर्भ में बढ़ाएं, तभी व्यक्ति यहां तक पहुंच पाएगा। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया है। तो ये तो आपके मानव विकास के उपागम थे, यानी आपके 4 उपागम थे, 4 उपागम आपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब देखिए यहां पर बताया गया है, यहां पर अगली हेडिंग ये वाली है, सॉरी यहाँ तो ऊपर ही हेडिंग है, ये है मानव विकास का मापन। मानव विकास को हम कैसे मापते हैं। देखिए ये यहाँ पर आप जिस चैप्टर में जो एक एक पॉइंट पढ़ रहे हैं, पूरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है और हर साल ये पॉइंट जो है पूछे जाते हैं। हर साल चूंकि जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से जारी होता है, तो इस वजह से हर साल ये चर्चा में रहते हैं कि HDI होता क्या है, HDI के कौन कौन से जो है यहाँ पर कारक हैं, यानी कौन कौन से क्षेत्र हैं जिन पर HDI निकाला जाता है। हर साल पूछे जाते हैं एग्जाम में, घुमा फिरा के स्टेट PCS में पूछ लिया, UPSC एग्जाम में पूछ लिया। इसलिए ये आप ये ना समझना कि सर पूरा लिखवा रहे हैं, सर पूरा लिखवाना सर की मजबूरी है, क्योंकि ये पोर्सन ही जो है हर साल पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्सन है। और आप यकीन मानिए करंट अफेयर्स वगैरह की जो मैगजीन वगैरह हैं, जो मैगजीन वगैरह आप पढ़ते हैं मैगजीन, तो वहाँ पर आपको सब में ये व्याख्या हर बार देखने को मिल जाएगी। जैसे जैसे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हर साल जारी होता है, यानी अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं अब तक 2020 वाला नहीं आया है, ठीक है, 2019 तक का आ चुका है अभी। यानी जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे 2020 का भी नहीं आया हुआ, 2019 तक का है। तो जब 2020 का आएगा तो यहाँ पर फिर से जो है तमाम आपको मैगजीन वगैरह में पूरा लिखा मिलेगा, यही सब चीज़ें। ठीक है, तो जो आपका HDI है यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये बेसिकली आपको पता होगा 3 क्षेत्रों स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर, यानी उनका क्या निष्पादन हो रहा है, ये देशों का इसमें क्रम तैयार करता है। ठीक है, पहला पॉइंट यही है कि भाई मानव विकास सूचकांक है वो स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन। हमेशा पूछा जाता है कि भाई HDI कितने जो है यहाँ पर कारकों पर जो है कितने क्षेत्रों पर निष्पादन तैयार करता है, निष्पादन के आधार पर रिपोर्ट तैयार करता है। ये 3 यहाँ पर जो है क्षेत्र हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों। ठीक है, तो इनके आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। अब देखिए यहाँ पर स्कोरिंग जो प्रणाली है इनकी, वो 0 से 1 के बीच रखी गई है। ये बहुत बार पूछा गया है कि कितने से कितने के बीच रखी गई है। यानी कि यहाँ पर सब पॉइंट लिख लेना, यह क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है। यानी कि इन सब क्षेत्रों में स्कोर इनका कितना हो रहा है, इन सब का मिलाकर स्कोर कितना बन रहा है, तो उस आधार पर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए किसी देश का स्कोर जो है 0.90 है, ठीक है, यानी तीनों जो आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों में मिलाकर स्कोर उसका 0.90 हो रहा है, तो हम उसे अति उच्च वाले में रखेंगे, अति उच्च मानव विकास की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, अभी हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे सब पॉइंट लिख लेना, यह क्रम कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है। ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य वाला जो हमने क्षेत्र रखा था, उसका जो है मापन कैसे करते हैं यहाँ पर। तो स्वास्थ्य का मूल्यांकन यहाँ बताया गया है। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक यहाँ पर क्या है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, यानी किसी भी देश की जो औसत जीवन प्रत्याशा है, वहाँ के नागरिकों की औसत जीवन प्रत्याशा है, वो उस देश का जो है स्वास्थ्य का मूल्यांकन करती है। जैसे भारत के संदर्भ में अब तक कितनी है, 67.5 के करीब है, 67.5, ठीक है, ईयर के करीब है जीवन प्रत्याशा। तो ये हमारा क्या है, ये स्वास्थ्य का हमारा जीवन प्रत्याशा बता रही है। एक व्यक्ति हमारे यहाँ एवरेज रूप से 67.5 साल जीवित रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट में आप लिख लेना, आप यहाँ पर
कि स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। अब आप समझ लीजिए, जिसका जीवन प्रत्याशा स्तर ऊंचा होगा तो उसकी एज जो है, यानी कि लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार होगा। जीवन प्रत्याशा उच्च होने का मतलब ये है कि मान लीजिए 90 साल की जीवन प्रत्याशा है, तो 90 साल आदमी कैसे जीवित रहेगा? यानी जीवित तो ऐसे रहेगा उसे जो है बेटर मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही होंगी, ठीक है। इसके अलावा उसे जो है अच्छी खासी आधारभूत सुविधाएं दी जा रही होंगी, यानी कि बेटर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो है जल की जो है जलापूर्ति वगैरह जो है यानी स्वच्छता वगैरह पर ध्यान दिया जा रहा होगा, तभी तो 90 साल की एज अचीव करेगा। तो ये उसका उच्चतर जीवन माना जाएगा। तो यहाँ पर केवल सेकंड पॉइंट में इतना ही लिख लेना। इसके अलावा यहाँ पर अब बात करते हैं, आपने स्वास्थ्य की बात कर ली, अब शिक्षा की बात करते हैं। तो शिक्षा में आपकी प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात ज्ञान तक पहुंच को प्रोत्साहित करते हैं। प्रौढ़ साक्षरता दर का मतलब आप जान रहे हैं कि जो प्रौढ़ का मतलब क्या होता है, यानी प्रौढ़ का मतलब ये किशोरावस्था से ऊपर और वृद्धावस्था से नीचे वाले जो बीच की अवस्था वाले लोग हैं उन्हें प्रौढ़ माना जाता है। यानी अमूमन हमारे यहाँ जो 25 साल से ऊपर लेकर 25 साल से और जो 59 के बीच की एज में जो है 25 से 55 या 59 के बीच में कहीं कहीं इसे प्रौढ़ एज माना जाता है, यानी प्रौढ़ावस्था वाले व्यक्ति माने जाते हैं। साक्षरता दर का मतलब ये है कि भाई पढ़ने लिखने अंकगणिती जो है मापन की योग्यता हो इनमें। सकल नामांकन अनुपात का मतलब क्या है कि जो एनरोलमेंट है स्कूलों में नामांकन होता है वो नामांकन कितना हो रहा है। यानी हमने ये देखा था, आपने अगर अर्थशास्त्र वाली मेरी वीडियो देखी क्लास 11th के, तो वहाँ मैंने बताया था कि भाई आपके यहाँ जो प्राइमरी लेवल में जो नामांकन होता है वो धीरे धीरे करके हायर लेवल तक पहुँचते पहुँचते बिल्कुल कम रह जाता है। और उनमें भी जो जातिगत आंकड़े थे वहाँ पर, जैसे हमने वहाँ पे SC/ST समुदाय के आंकड़े देखे, OBC के देखे, जनरल के देखे, माइनॉरिटी के देखे आंकड़े हमने, मुस्लिम वगैरह के आंकड़े देखे, तो वो एकदम चौंकाने वाले थे। यानी SC/ST, OBC और माइनॉरिटी वाले आंकड़े एकदम हायर लेवल तक इनके मात्र आपने देखे थे बहुत कम बच्चे, 10 से 12% बच्चे ही केवल पहुँच पाते हैं, ठीक है। यानी प्राइमरी में जो इनका बच्चा एनरोलमेंट होता है वो हायर एजुकेशन तक पहुंच ही नहीं पाता है, ये हमने देखा था। अर्थशास्त्र वाली अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आपकी शिक्षा कैसे तय होगी, शिक्षा का पैमाना इसी आधार पर तय होता है कि हमारे यहाँ ड्रॉप आउट कितना हो रहा है और जो एनरोलमेंट कितना है, एनरोलमेंट कितना हो रहा है। नहीं, हम प्रौढ़ साक्षरता दर तो देख ही रहे हैं, इसके अलावा जो नामांकन जो है, एनरोलमेंट कितना हो रहा है हमारे ये तीनों, यानी हमारे जो प्राथमिक स्तर पर, इसके अलावा आपकी जो है जो हायर एजुकेशन है, यानी प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और फिर उच्च शिक्षा के स्तर पर हमारे यहाँ जो है एनरोलमेंट कितना हो रहा है, कितने बच्चे जो है प्राथमिक स्तर से सीधे उच्चतर स्तर तक पहुंच रहे हैं, वो यहाँ पर और मापन किया जाता है उसका। तो ये आप सब पॉइंट इसमें लिख लेना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगला यहाँ पर सब पॉइंट आएगा आपका संसाधनों वाला, यानी कि इसमें अगला सब पॉइंट है सेकंड का अगला सब पॉइंट, सेकंड का सेकंड सब पॉइंट। देखिए संसाधनों तक पहुंच को यहाँ पर क्रय शक्ति यानी खरीदने की क्षमता के रूप में यहाँ पे मापा जाता है। संसाधनों का मतलब ये क्रय शक्ति, यानी कि व्यक्ति की क्रय शक्ति जो है वो संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करती है। यानी कोई व्यक्ति जितनी आय कमा रहा है उस आय के अकॉर्डिंग जो उसकी आधारभूत आवश्यकताएं हैं, क्या उन्हें वो खरीद पा रहा है, क्या उन्हें वो ले पा रहा है। अगर वो ले पा रहा है तो यकीन मानिए वो विकसित है, वो जो है उसका विकास अच्छा खासा है। अगर उन्हें वो खरीदने में सक्षम ही नहीं है तो यकीन मानिए वो जो है मानव विकास की श्रेणी में अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। जैसे मान लेते हैं, हमने जैसे ऊपर अभी बताया था कि मानव विकास की श्रेणी में आपके जो मूलभूत आवश्यकताओं में जो रखी गए हैं तत्व, उनके बारे में नीचे था ये, ठीक है। यहाँ पर ये नीचे वाला था, जैसे भोजन है, शिक्षा है, आवास है। अगर इन तक किसी व्यक्ति की पहुंच नहीं हो रही, इन तक पहुंचने में व्यक्ति को दिक्कत हो रही है, व्यक्ति इन्हें क्रय करने में असक्षम है, तो यकीन मानिए वो मानव विकास की दृष्टि से बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इन्हें अमेरिकी डॉलर के रूप में मापा जाता है, ये लिख लेना पूरा। इस सेकंड का सेकंड सब पॉइंट, इस संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति यानी अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में मापा जाता है। अब देखिए तीसरा वाला जो अगला पॉइंट पड़ेगा, ये पॉइंट पढ़ने से पहले आपको थोड़ा गणितीय रूप से थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। अभी आपको मैंने बताया था कि भाई जो यहाँ पर मानव विकास सूचकांक है इसका पैमाना 0 से 1 तक है, यानी 0 से लेकर 1 तक नंबरिंग ये जारी करता है। 0 से लेकर 1 तक 0.50, 0.80 ऐसे करके, ठीक है। यानी कि ये ऐसा नहीं है 100 या 200 नंबरिंग जारी करता हो, 1 तक है, 0 या फिर 1, 0 या फिर 1। अब इसी में इसके 3 क्षेत्र हैं, यानी इसी में इसके 3 क्षेत्र हैं। तो 3 क्षेत्रों को ऑब्वियस सी बात है, 3 क्षेत्रों के तीनों के जो संख्या है उन्हें जोड़ा जाएगा, यानी 1/3, 1/3 और 1/3 ऐसे करके ये होंगे। क्या होगा, ये 3/3 बन जाएगा और ये आपका ऐसे करके 1 बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि भाई इनमें से प्रत्येक आयाम को हमने
1/3 भारिता दी जाती है। 1/3 भारिता देने का मतलब ये है क्योंकि हम इसे 1 तक ही मापते हैं, यानी हम यहाँ पर कोई भी जो है किसी को भी नंबरिंग प्रोवाइड करनी है वो केवल 1 से ज़्यादा नहीं करेंगे हम। तो जब 1 से ज़्यादा नहीं करेंगे तो हम इन्हें 3 इसमें क्षेत्र हैं, 3 क्षेत्रों के हिसाब से, 3 आयामों के हिसाब से इन्हें हमने, अगर आप देखिए अगर आपको लासा मासा ये सब चीज़ें आती हैं तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पे तीनों की जो घास सेम है, घास सेम होने की वजह से यहाँ पे 3 का 3 आ गया और ऊपर एक ये तीनों जुड़ गए, 3 हो गए। यहाँ यानी कि हर से अंश काट देंगे हम, तो यहाँ पे जब हर से अंश काट देंगे तो आपको एक संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये आप जानते होंगे, यानी बेसिक गणितीय संकल्पना है तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस हिसाब से जो है अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे, यानी 1 को हम 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे तो 1/1/3 होगा। तो ऐसे करके यहाँ बताया गया कि इनमें से प्रत्येक आयाम को 1/3 भारिता दी जाती है और मानव विकास सूचकांक इन सभी आयामों को दिए गए भारों का कुल योग होता है। यानी मानव विकास सूचकांक क्या होता है कि आपने जो इन सब जो आयाम दिए हैं, यानी इन 1/3 जो दिया जाता है इन्हें, हर आयाम को यहाँ पर जैसे शिक्षा को 1/3 दिया गया तो 1/3 के अंदर ही इन्हें जो मार्किंग करनी होती है। दशमलव में मार्किंग होती है, ये बहुत ज़्यादा नहीं होती है, दशमलव में ही मार्किंग होती है ये। तो यहाँ पर इसी में ही सब पॉइंट करके आप लिखेंगे थर्ड का सब पॉइंट कि स्कोर 1 के जितना निकट होता है मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होता है। मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होता है। जैसे 0.983 का स्कोर उच्च स्तर, जबकि 0.268 का स्कोर निम्न स्तर। यानी लिख लेना, जैसे 0.983 अति उच्च एग्जाम्पल के तौर पर लिखा गया है जैसे, ठीक है, और 0.268 निम्न स्तर। तो ये तो आपने जान ली कि भाई कैसे HDI का हमने जो आयाम है उसको कैसे हमने डिवाइड कर दिया है, वो भी आपने देख लिया। मैथमेटिकल रूप से बड़ा सिंपल है, आप समझ गए होंगे मोस्टली अभ्यर्थी। अगर आप में से कुछ अभ्यर्थियों को समझ में ना आया हो तो अपने आसपास जो मैथ वाला अभ्यर्थी हो उसे कहना कि भाई 1 रुपये को हमें 3 भागों में व्यक्त करना है। उससे साफ साफ ये कहना 1 रुपये को हमें 3 भागों में व्यक्त करना है, वो समझा देगा फिर आपको। यानी मैंने और आसान भाषा में आपको एक क्लू दिया है। कुछ यहाँ पे आर्ट साइड वाले अभ्यर्थी हैं तो उन्हें शायद ना समझ में आया हो, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे और आसान भाषा में क्लू दिया है। आप ये कहना कि 1 रुपये को हमें 3 भागों में विभक्त करना है, तो वो बता देंगे 1 रुपये को कैसे विभक्त होगा 3 भागों में। तो यहाँ पर ये समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये सब होने के बावजूद भी मानव विकास सूचकांक, देखिए आप लोग ये बात तो जानते हैं कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छी हो उसमें कुछ ना कुछ कमियां फिर भी रह जाती हैं। तो यहाँ पर आज की आधुनिकता की दौड़ में हमारे तमाम अर्थशास्त्री हैं, उनका मानना ये है कि ये जो सूचकांक है ये जो है जो विश्वसनीय नहीं है। उनका मानना ये है कि भाई ये विश्वसनीय नहीं है। विश्वसनीय ना होने का रीज़न ये है, इन्होंने ये कहा है कि भाई आपने यहाँ पर स्वास्थ्य रख दिया, शिक्षा रख दिया, संसाधनों तक पहुँच रख दिया, लेकिन आपने वितरण के बारे में तो बताया ही नहीं कि कैसे इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है। भाई डिस्ट्रीब्यूशन भी तो होना चाहिए कि आप कैसे इन्हें वितरित कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपने भाई हॉस्पिटल बना दिए, आपने कोचिंग संस्थान यानी इंस्टीट्यूट खोल दिए आपने, अब उनमें आप वितरण ही नहीं कर रहे हैं। वितरण का मतलब ये है कि भाई जो इकोनॉमिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्ति हैं, इकोनॉमिक रूप से असक्षम व्यक्ति हैं, उनके लिए कुछ कोटा अगर रिजर्व कर देंगे तो यकीन मानिए उन्हें भी उसका लाभ मिल जाएगा। अगर वो कोटा रिजर्व नहीं करेंगे तो उन्हें लाभ मिल ही नहीं पाएगा। तो वितरण भी होना चाहिए, यानी कि तभी तो कोई जो है संसाधनों तक पहुंच बना पाएगा जब वितरण होगा। अब वितरण जब होगा ही नहीं, उनके साथ मान लीजिए जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर अगर भेदभाव होगा तो क्या भी वितरण हो पाएगा उनका? नहीं हो पाएगा। तो वही बताया गया है यहाँ पर अगले पॉइंट में। यहाँ पर आप लिखेंगे चौथा पॉइंट कि भाई मानव विकास सूचकांक मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है, यानी कि ये प्राप्त होने वाली चीजें इनका मापन कर रहा है, ये वितरण का नहीं कर रहा है। फिर भी यह सर्वाधिक विश्वसनीय माप नहीं है। इसका कारण है कि यह सूचकांक वितरण के संबंध में मौन है। यानी वितरण करने वाले कौन है? सरकार है, गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट कैसे वितरण करेगी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। प्राप्तियां भाई जनता तो प्राप्त कर ही लेगी, लेकिन आप वितरण किस प्रकार से कर रहे हैं? अब आप गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हमने जो आपकी प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा पर सुधारने के लिए इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया, लेकिन रियलिटी में अगर आप रिजल्ट देखना चाहें तो आप अपने अगल बगल के जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि कितना बच्चों को मिल पा रहा है, कितनी वहाँ पर कितनी फैसिलिटी मिल पा रही हैं, आप देख पाएंगे वहाँ पर। यानी आपको हकीकत बिल्कुल वहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। यानी सभी राज्यों की स्थिति ऐसी नहीं है, यानी कि आप ऊपर उत्तर भारत के जो राज्य हैं, यूपी, बिहार, MP वगैरह, तो वहाँ के सरकारी स्कूलों का जायजा करिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वितरण बोला जाएगा, यानी शिक्षा कर पहुँच तो तब होगी जब हमारा वितरण, यानी यहाँ पर जो आधारभूत स्ट्रक्चर जो है वो गवर्नमेंट उसी पर खर्च करना नहीं चाह रही है। यानी आप देखते होंगे तमाम स्कूल आज की डेट में जो है खाली पड़े हुए हैं, यहाँ पर मात्र 1-1 या 2-2 टीचर हैं और वो 200 बच्चों को हैंडल कर रहा है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं या ये कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि 1 या 2 टीचर 200 बच्चों को क्या पढ़ा लेते होंगे? क्या वो 5 या 4 या 5 सब्जेक्ट पढ़ा पाते होंगे? नहीं पढ़ा पाते होंगे, केवल खाना पूर्ति हो रही है।
तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं शिक्षा का वितरण जो है, वितरण यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था वो प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है, तभी यहाँ पर जो प्राप्तियाँ हैं प्राप्तियाँ अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, यानी बच्चों को बेटर एजुकेशन प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो ये तो आपने यहाँ पर चौथा पॉइंट डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है आपका, यहाँ पर पांचवा पॉइंट आपका ये कह रहा है यहाँ पर पांचवा पॉइंट कि 1990 ईस्वी से जो प्रतिवर्ष यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। यानी कि जो यूएनडीपी है ये 1990 से आपकी जो रिपोर्ट है मानव विकास सूचकांक जो रिपोर्ट और गरीबी सूचकांक रिपोर्ट है वो इसी प्रतिवेदन के तहत जारी की जा रही है। ये यहाँ पे बताया गया है, इसी में सब पॉइंट लिख लेना, पांचवें का सब पॉइंट कि मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक यूएनडीपी द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के दो महत्वपूर्ण सूचकांक हैं। ये पांचवें का सब पॉइंट लिख लेना। अच्छा, आपसे मैं एक क्वेश्चन जो है वो मैं खुद उसका आंसर नहीं दूंगा, अब आपसे ही पूछ रहा हूँ, यूएनडीपी इसका फॉर्मेशन कब हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और वर्तमान में इसके जो है प्रमुख कौन हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, ये आपका आज का एक टास्क है और मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग सिंसियरली इसका आंसर देते हैं। सबसे बड़ी बात मुझे बुरी ये लगती है कि मैं आपको इतना डीपली एनालिसिस करके पढ़ाता हूँ, एक एक चीज़ बारीकी से एक्सप्लेन करता हूँ और जब आंसर देने का नंबर आता है तो आप गायब हो जाते हैं। तो बाकी मुझे बड़ी झुंझलाहट होती है कि यही लगता है कि आप केवल लिखते जा रहे हैं और बाद में फिर कहते हैं सर यूपीएससी में हिंदी माध्यम वाले क्यों पिछड़ रहे हैं। पिछड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि उनके अंदर जिज्ञासा नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है। यानी आप नोट्स तो बना ले रहे हैं जैसे तैसे करके, लेकिन आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है। क्रिएटिविटी लाइए अपने अंदर, तभी आप ये अचीव कर पाएंगे। वरना आप यही देखेंगे कि भाई हिंदी माध्यम वाले पिछड़ रहे हैं यूपीएससी एग्जाम में, हिंदी माध्यम वाले अपना बढ़त नहीं बना पा रहे हैं। वो इसलिए नहीं बना पा रहे हैं, हिंदी माध्यम वालों का रूटीन जो है, हैबिट अच्छी नहीं है, हैबिट वो सुधारना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए जो है हिंदी माध्यम वालों की संख्या कम हो रही है दिनों दिन। यानी इसके लिए कुछ हद तक हिंदी माध्यम वाले खुद जिम्मेदार हैं। तो ये आपको आंसर ये देना है यूएनडीपी के बारे में। तो पांचवा सब पॉइंट लिख लिया, यानी कि आपका जो मानव विकास सूचकांक है वो 1990 से लगातार जारी हो रहा है। ये बात आपने समझ ली यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मानव विकास सूचकांक के बारे में तो आपने जान लिया, यूएनडीपी जारी करता है। अब इसमें एक और सूचकांक है गरीबी सूचकांक। तो गरीबी सूचकांक क्या है? देखिए यहाँ पर जो गरीबी सूचकांक जो है, यानी मानव गरीबी सूचकांक जो है वो मानव विकास सूचकांक से ही रिलेटेड है, यानी अलग नहीं है, उससे ही मिलता जुलता है। लेकिन हाँ, जो मानव गरीबी सूचकांक है वो मानव विकास सूचकांक की तुलना में काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, काफ़ी ज़्यादा इसका जो दायरा है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा दायरा है इसका। तो यहाँ पर आप छठा पॉइंट आप लिखेंगे, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि मानव विकास यानी मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से संबंधित है और यह एक बिना आय वाला माप है। यानी कि ये कोई आय वाली माप नहीं है बल्कि बिना आय वाली माप है। कैसे माप होती है इसमें वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया है, किसी प्रदेश के मानव विकास में कमी दर्शाने के लिए 40 वर्ष की आयु तक जीवित ना रह पाने की संभाव्यता, यानी कि कमी सबसे बड़ी बात है। कोई व्यक्ति 40 साल की आयु तक जीवित ना रह पाए किसी जो है देश में, या फिर प्रौढ़ निरक्षरता दर बहुत ज़्यादा हो, स्वच्छ जल तक पहुँचना हो, इसके अलावा लोगों की संख्या जो है यहाँ पे बताया गया अल्प भार वाले छोटे बच्चों की संख्या भी ज़्यादा हो। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब ही चीज़ें इसी में गिनी जाती हैं। कौन कौन सी 4 चीज़ें गिनी जाती हैं, ध्यान से देना यहाँ पर कि यहाँ पर पहली तो गिनी जाती है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा में 40 साल तक कोई व्यक्ति जीवित ना रह पाए किसी देश में। इसके अलावा प्रौढ़ निरक्षरता, सेकंड नंबर पर प्रौढ़ निरक्षरता आ गई आपकी, यानी कि लिटरेसी आ गई जो आपकी। अगले स्तर पर आती है स्वच्छ जल आ गया यहाँ पे, स्वच्छ जल तक पहुँच कितनों की है या स्वच्छ जल मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। चौथे लेवल पर आ गया कुपोषण, यानी कि अल्प भार वाले छोटे बच्चे यानी कुपोषित बच्चे, इनकी संख्या। तो वो सब यहाँ पर जो है मानव गरीबी सूचकांक में यहाँ पर जो काउंट होते हैं, इनके तहत जो मानव गरीबी सूचकांक इनको देखते हुए निकाला जाता है। तो ये आप यहाँ पर छठे का सब पॉइंट आप लिख लेना। देखिए ये पूछे जाते हैं, ये आप ये मत समझना ये सर ने 4 ऑप्शन ये क्यों डिस्कस किए हैं कि भाई यहाँ पर मानव विकास में 40 वर्ष की आयु तक ये डिस्कस किया है, प्रौढ़ निरक्षरता डिस्कस किया है, स्वच्छ जल डिस्कस किया है, अल्पभार डिस्कस किया है। ये पूछे जाते हैं बारीकी से। और ये जो आप लोग अगर ये जो लोग इन्हें जो है लाइटली छोड़ देते हैं या लाइटली मिस कर देते हैं, वही लोग यूपीएससी एग्जाम में मात खा जाते हैं। ये और बता दे रहा हूँ मैं। आप कहते हैं सर ये कहाँ से आया क्वेश्चन, वो यहीं से आता है क्वेश्चन, बस आप डीपली नहीं पढ़ते हैं उन्हें। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। तो छठे का सब पॉइंट आपने लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर मानव गरीबी सूचकांक के बारे में बात यह है कि ये मानव गरीबी सूचकांक जो है ये मानव विकास सूचकांक की अपेक्षा अधिक कमी उद्घाटित करता है, यानी ये कमियां ज़्यादा निकाल रहा है।
कमियां क्या मतलब, क्योंकि ये बेसिक जो आधारभूत हमारी जो आवश्यकताएं हैं उन पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। जैसे कुपोषण हमारा भुखमरी का के कगार की वजह से होता है, यानी कि भोजन न मिल पाने की वजह से होता है। स्वच्छ जल पर जो है, यानी कि ये कहीं ना कहीं अगर मानव विकास की तुलना में अगर देखें तो मानव गरीबी सूचकांक जो है ज़्यादा कमियां निकालने वाला है। यहाँ पर यही बताया गया है, ये सब पॉइंट आप छठे का लिख लेना। अब देखिए यहाँ पर मानव विकास के बारे में मैंने बताया था कि भाई अच्छा सूचकांक नहीं है, लेकिन फिर भी मानव विकास के ये दोनों मापक हैं, मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक, ये किसी ना किसी देश का आपको आईना दिखा देते हैं कि कोई देश कितना प्रगति कर रहा है, कोई किसी देश में कितनी तरक्की हुई है। आपको अगर किसी देश की स्थिति देखनी है, यथार्थ स्थिति, तो आप मानव विकास सूचकांक में उसकी जगह और मानव गरीबी सूचकांक में उसकी जगह उठा के देख लीजिए, आपको किसी देश का रियल का आईना दिख जाएगा। रियल की यानी वास्तविक तस्वीर आपको उस देश की दिख जाएगी। ये हकीकत है यहाँ पर, तो लिखना नहीं है, जान लीजिए केवल। इसके अलावा देखिए शोधकर्ता ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो पैमाने रखे गए हैं, यहाँ पर जो क्षेत्र रखे गए हैं, वो क्षेत्र वास्तव में पूरी तरह से मानव विकास का जो है मापन नहीं कर पा रहे हैं। यानी इनका मानना ये है कि भाई स्वास्थ्य, शिक्षा और जो संसाधनों तक पहुंच है, इसके अलावा भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं उन्हें भी यहाँ पर रखना चाहिए, उन क्षेत्रों पर भी मापन होना चाहिए, तभी मानव विकास निकल पाएगा। तो शोधकर्ता ये कहते हैं यहाँ पर भ्रष्टाचार का स्तर भी देखना चाहिए इसमें, इसके अलावा राजनीतिक स्वतंत्रता भी देखनी चाहिए इसमें। तो इन सब बातों पे मंथन चल रहा है। हो सकता है आने वाले सालों में 2 या 3 या 4-5 साल बाद आपको ये वाले जो है यानी क्षेत्र, ये वाले क्षेत्र भी इसमें ऐड हो जाएं, तो आप यहाँ पर आपको नोट्स अपने जो है थोड़ा संशोधित कर ये वाले क्षेत्र भी आपके वो अपने वो जो है नोट्स में ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अभी फिलहाल ऐड नहीं है ये, ठीक है। अभी यहाँ पर इन पर विचार चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है। इनका मानना ये है, तमाम अर्थशास्त्रियों का मानना ये है, विशेषज्ञों का मानना ये है कि भाई इसका दायरा थोड़ा बढ़ाया जाए। केवल तीन क्षेत्र जो है वो मापन के 3 क्षेत्र हैं, वो वास्तविक मानव विकास को माप नहीं सकते हैं, कुछ क्षेत्रों को और ऐड किया जाए। तो अभी तो ऐड नहीं है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं अब देखिए यहाँ पर नोट करके आप लिखेंगे, ये भूटान के संदर्भ में है। यहाँ पर ये नोट करके आप लिखेंगे, ये भूटान के संदर्भ में है। तो भूटान विश्व में आपका एक अकेला ऐसा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता GNH को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। यानी कि इन्होंने GDP BDP नहीं बनाई है, इन्होंने GNH यानी सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को ही देश की आधिकारिक माप घोषित किया है। यानी कि हमारा देश जितना ज़्यादा प्रसन्न होगा, वही हमारी वास्तव में आर्थिक प्रगति, सांस्कृतिक प्रगति या आध्यात्मिक प्रगति वही होगी। यानी हम पैसे पर फोकस नहीं दे रहे हैं, हमारे यहाँ प्रसन्नता होनी चाहिए, खुशहाली होनी चाहिए। देखिए आप हमेशा याद रखना कि कोई व्यक्ति, जैसे हम सभी लोग पैसे, देखो पैसा वही आप लोग ये तो जानते हैं कि भाई जीवन को चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, लेकिन पैसा इतना भी नहीं होना चाहिए कि हम पैसे को लेकर दिन रात चिंतित रहें, इतना भी नहीं होना चाहिए। कम से कम खुशियाँ भी होनी चाहिए। आपने देखा होगा बहुत बार, आपने पढ़ा भी होगा कि कुछ लोग खुश होने वाले तो साइकिल पर भी खुश हो जाते हैं, और हमने रोने वालों को तो गाड़ियों में यानी कि बंद कारों के शीशों के अंदर भी रोते हुए देखा है। तो ये हकीकत है, ये समाज का आईना दिखाती है। यानी खुश होने वाले, यानी ऐसा नहीं है खुशी के लिए पैसा होना चाहिए, खुश तो आप कहीं भी, यानी आपकी मानसिक संतुष्टि जो है, अगर मानसिक संतुष्टि हो गई तो आप यकीन मानिए आप खुश हो जाएंगे। और मानसिक तृप्ति अगर आपकी नहीं हो पा रही, मानसिक तृप्ति आपकी वही लालच से भरी हुई है कि अब IAS बन गए, IAS के बाद चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ के फिर और पैसा आएगा, तो आप ये संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। यानी तमाम लोगों की सोच होती है, और खास करके UPSC में ये कहना गलत नहीं होगा, यहाँ पर मोस्टली 95% से ज़्यादा अभ्यर्थी जो होते हैं वो सिर्फ इसीलिए आते हैं कि भाई यहाँ पर अच्छी खासी कमाई करेंगे, हम फ्यूचर में जो है अच्छे खासे नोट छापेंगे, तो बस इसीलिए आते हैं। ये हकीकत है, देश बदलने के लिए नहीं आते हैं। अगर देश बदलने के लिए आते तो यकीन मानिए आज तक इतने IAS IPS लगे हुए हैं, तो आपके देश में जो भ्रष्टाचार, क्राइम, ये सब देख रहे हैं, ये क्राइम अभी नहीं हो रहा होता। ये कहना गलत बिल्कुल नहीं होगा, और ये स्थिति छुपी भी हुई भी नहीं है। आप लोग सब ये महसूस करते हैं, देखते हैं कि आजकल UPSC का जो ड्रीम बन गया है, वो ड्रीम केवल और केवल अपने विकास के लिए ड्रीम बन गया है। खास करके अगर आपने, देखिए अभी मैं आपको एक बात और बताऊं, जैसे अभी क्या था, अभी डॉक्टर विवेक बिंद्रा का आपने नाम सुना होगा, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिजनेसमैन हैं, और इसके अलावा तमाम लोगों को गाइड भी करते हैं। तो इनकी एक केस स्टडी इनकी थी बिहार के ऊपर, बिहार राज्य के ऊपर, कि वाह बिहार इतना ज़्यादा पिछड़ा हुआ क्यों है, क्यों पिछड़ता जा रहा है, क्या रीज़न है। तो वहाँ पर एक इनका जो इन्होंने एक जो कारक माना था, वो कारक यही ब्यूरोक्रेसी को बिहार के पिछड़ेपन का कारक माना था। तो वो हकीकत थी, क्योंकि बिहार में मोस्टली जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं सरकारी नौकरी हमें मिल जाए, हमें क्या लेना देना। जब सरकारी नौकरी के पीछे हर कोई भागेगा तो कहाँ से उद्योग धंधे विकसित हो पाएंगे, कहाँ से लोगों को वहाँ पर रोजगार मिलेगा। नहीं, आप खुद सरकार पर डिपेंड है, आप खुद राज्य सरकार पर डिपेंड है।
तो आप केवल और केवल आपकी सोच वही बन गई, हमें आईएएस बनना है, हमें ये बनना है, तो कहाँ से आप उद्योग धंधे, कहाँ से आप फैक्ट्रियाँ स्थापित करेंगे, कहाँ से आप केवल जो है और लोगों को रोजगार देंगे? आप तो केवल अपने रोजगार की सोच रहे हैं। तो वो वही एक जो है ना, वो जो बिल्कुल सही बात है। अगर आपको टाइम मिले तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा का वो वीडियो देखना, आप समझ में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो लालसा हमारी जो है, वो लालसा हमें प्रसन्न नहीं होने देती, यानी हमारी जो लालसा है वो दिनों दिन बढ़ती जाती है। लोग जो कहते हैं कि नहीं अब आईएएस बन गए, अब संतुष्ट हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमने तमाम लड़के देखे हैं, यानी एक बार यूपीएससी क्रैक हो गया, आईएएस की पोस्ट नहीं मिल पाई, फिर से आईएएस के लिए ट्राई करते हैं, एग्जाम देते हैं। तो वो क्या लालसा है उनकी कि भाई आईएएस बन जाएंगे, थोड़े ज़्यादा अधिकार होंगे, थोड़े ज़्यादा हमारे यहाँ पे कार्यक्षेत्र होंगे, कार्यक्षेत्र ज़्यादा होंगे। समझ रहे हैं आप आगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो वही सब बातें हैं यहाँ पर। देश सेवा की भावना, अगर देश सेवा की भावना है तो हम इंडियन आर्मी वाला भी, हमारा जवान एक आईएएस से ज़्यादा वैल्यू रखता है। ये बात मैं गर्व से कहता हूँ, यानी कि इंडियन आर्मी के जवान को एक आईएएस से ज़्यादा वैल्यू होती है उसकी, क्योंकि वो भ्रष्ट नहीं होता है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन आईएएस या आईपीएस जो मोस्टली जो पोस्टें जो के लिए भागते हैं, ऊंचे ऊंचे अधिकारियों की पोस्ट के लिए भागते हैं, यहाँ पर आपको मोस्टली भ्रष्ट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इंडियन आर्मी में अगर आप जाएंगे, एक सिपाही से लेकर एक बड़े अफसर तक, आपको भ्रष्टाचार नाम मात्र का भी नहीं मिलेगा। ये गर्व से हमारी करने की बात है। तो ऐसा नहीं है कि भाई देश सेवा ही यूपीएससी का मतलब देश सेवा, यूपीएससी का मतलब देश सेवा नहीं है। ये बात समझ लीजिए। देश सेवा करना है तो आप यहाँ पर आर्मी में भी जा सकते हैं। तो चलिए, कभी कभी मैं भी मोटिवेशनल व्याख्यान दे देता हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत बेहद लगाव है इंडियन आर्मी से। इसलिए देखिए, मेरी भी कभी इच्छा थी कि जाने की, लेकिन नहीं जा पाया किसी कारणवश, तो इसलिए मैंने व्याख्यान दे दिया यहाँ पर। किसी को अगर बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, लेकिन हकीकत यही है। तो यहाँ पर बताया गया है कि भूटानियों ने क्या किया है। भूटानियों ने अपने पर्यावरण अथवा सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक जीवन के अन्य पहलुओं को भौतिक प्रगति और प्रौद्योगिकी विकास से होने वाली संभावित नुकसान को ध्यान में रखने कर अपनाया है। यानी कि यहाँ पर बताया है कि भूटानियों ने क्या किया है, इन्होंने अपने सबसे पहले पर्यावरण को बचाया है, क्योंकि वहाँ पर पर्यावरण ही मेन है। इसके अलावा संस्कृति और आध्यात्मिक जीवन पर फोकस दिया है। तो यहाँ पर इन्होंने इन पहलुओं पर ज़्यादा फोकस दिया है, और भौतिक प्रगति और प्रौद्योगिक विकास के संभावित नुकसान को ध्यान में रखकर ये सब चीज़ों को अपनाया है इन्होंने। ठीक है, यानी किसी भी कीमत पर इन्होंने ये माना है, प्रसन्नता की कीमत हम भौतिक प्रगति को, यानी भौतिक प्रगति के आधार पर प्रसन्नता की कीमत हम चुकाना नहीं चाहते। यानी यहाँ पे कहा गया प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती। हमें प्रसन्न रहना है तो उसके लिए किसी प्रौद्योगिकी की या फिर भौतिक प्रगति की जरूरत हमें नहीं है। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं। यहाँ पर आपने ये सब पॉइंट लिख लिया होगा नोट करके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगली हेडिंग आपकी जो है अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं में आप वास्तव में जो देश हैं जिन्होंने मानव विकास सूचकांक में तरक्की की है, उन देशों का इनमें जिक्र किया गया है अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं में। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं आपने हेडिंग डाल ली है। तो अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं भी बहुत जरूरी है। मानव विकास में आपको पता तो होना चाहिए कौन सा देश प्रथम पर है, कौन सा देश द्वितीय पर है, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पहली बात तो ये है कि भाई प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। ये लाइन क्यों दोहराई गई है? ये लाइन इसलिए दोहराई गई है कि मैंने आपको एक बार और बताया था अर्थशास्त्र में कि हम काफ़ी बार पाकिस्तान की जो प्रगति होती है, पाकिस्तान का कभी कभी क्या होता है, मानव विकास सूचकांक भारत से ऊपर होता है, यानी पाकिस्तान का स्थान अच्छा होता है, भारत का कम होता है, तो हम ये जान लेते हैं भाई भारत बहुत पिछड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मानव विकास सूचकांक में भी बहुत सारी खामियां हैं। आपने ऊपर अभी देखी थी। मानव विकास सूचकांक जो है कोई भौगोलिक प्रदेश या एरिया देखकर या प्रति व्यक्ति आय देखकर ये नहीं बनता है, यानी ये ऐसे इन चीज़ों को देख के नहीं बनता है। अब चूंकि भारत प्रतिनिधित्व कर रहा है, आपके यहाँ 28 राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहा है भारत, अब 28 राज्यों का कर रहा है, और एक केवल पाकिस्तान एक छोटा सा एक हमारे प्रदेश के बराबर है, यानी हमारे यूपी से भी छोटा है पाकिस्तान। अब आप एक अकेले पाकिस्तान की बात कर रहे हो, हम यहाँ पर 28 राज्य, उसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सबको मिलाकर 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सबको मिलाकर बात कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि हमारी प्रगति जो होगी वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ राज्य जो है बहुत पिछड़े हुए हैं। तो ये वही बात बताई गई है कि प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। प्राय मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर रहा है। वो बेहतर इसलिए रहा है क्योंकि वहां पर मानव विकास में ये चीजें फोकस नहीं की जाती हैं, ना तो प्रदेश का आकार और ना ही प्रति व्यक्ति आय। इसलिए ये चीजें जो है हमेशा आप देखते होंगे कि बड़े बड़े जो देश हैं वो हमेशा निचले पायदान पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसा नहीं कहेंगे भाई वो देश बिल्कुल पिछड़े हुए नहीं है। बस ये है कि हम जो मानव विकास सूचकांक की जो अवधारणा है उसमें कुछ परिवर्तन करने हैं हमें,
यानी हमने काफ़ी बार सुना है, आपने देखा होगा, राजनीतिक रूप से टीका टिप्पणी की जाती है कि अरे भारत इतने पायदान फिसल गया, ये सरकार आई तो ये हुआ। ऐसा नहीं है। वो आप लोग अगर डीपली होकर एनालिसिस करें तो आप समझ में आ जाएगा कि एक छोटा सा श्रीलंका देश, एक बहुत छोटा सा मामूली सा देश है, और एक हम एक विशालतम 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर वाली जनसंख्या वाला देश है, ठीक है, इतने क्षेत्रफल में रहने वाली जनसंख्या वाला देश है। तो एक छोटे से देश और हमारा क्या मूल्यांकन, क्या हमारा कंपैरिजन हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्योंकि वहाँ पर रीज़न यही है कि यहाँ पर ये बहुत सारे जो हैं, जो क्षेत्र हैं, बहुत सारे कारक हैं, इन्हें बिल्कुल साइड में कर दिया गया, इन पर फोकस दिया ही नहीं। अगर इन पर फोकस दिया जाए तो यकीन मानिए मानव विकास सूचकांक जो है एकदम नई अवधारणा के साथ, नई सोच के साथ परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है आने वाले सालों में इस पर परिवर्तन लाया जाए। तो यहाँ पर लिख लेना पहला पॉइंट तो लिख लिया है, पहले का सब पॉइंट एग्जाम्पल तौर पर, एग्जाम्पल करके लिख लेना। यहाँ पर बताया गया है कि छोटी अर्थव्यवस्थाएं होते हुए भी श्रीलंका, ट्रिनिडाद और टोबैगो का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। अब देखिए यहाँ पर हम 2019 का HDI जो रहा है उसके अकॉर्डिंग बता दे रहे हैं। श्रीलंका जो है यहाँ पर 71वें पायदान पे रहा है 2019 के सूचकांक में। ट्रिनिडाद और टोबैगो जो है 63वें पायदान पे रहा है और 63, और भारत जो है यहाँ पर वो 129वें पायदान पे रहा है। आप ध्यान रखना, ये 2019 के HDI के इंडेक्स के आंकड़े हैं, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो आंकड़े हैं उसके तहत मैंने बताया है, ठीक है। तो आपको ये लग रहा होगा कि भाई श्रीलंका बहुत आगे है। ये आगे इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम क्षेत्रफल वगैरह और जो देश का आकार वगैरह वो काउंट नहीं करते हैं, प्रति व्यक्ति आय वगैरह काउंट नहीं करते हैं, इसलिए ये देश आगे निकल जाते हैं। अगर हम जिस दिन ये सब रखने लगे मेजर, ये सब हम काउंट करने लगे, तो यकीन मानिए उस दिन जो रिजल्ट है वो एकदम अपेक्षा के अनुरूप नहीं होगा, बिल्कुल अलग होगा। तो ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है, सब पॉइंट ध्यान रखना है। 2019 HDI के आंकड़े हैं। अब देखिए HDI के आंकड़े मैं यहाँ पर सब 2019 के क्यों नहीं लिखवाना चाहता हूँ, उसका रीजन ये है कि अब कुछ दिनों बाद 2020 के आंकड़े भी जारी होने वाले हैं। अब 2019 के भी लिखवा देता हूँ तो वो आंकड़े फिर गड़बड़ हो जाएंगे आपके, फिर आप 2020 वाले फिर लिखना चाहेंगे, इसलिए मैं आंकड़े नहीं लिखवा रहा हूँ। आपको ये करंट से रिलेटेड इश्यू है, आप करंट में आएगा, यहाँ पर करंट में जैसे ही अपडेट होगा, करंट अफेयर्स में ये जैसे इंडेक्स जारी होगा करंट अफेयर्स में आ जाएगा, आप वहीं से आप तैयार कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैंने अभी बता दिया है 2019 वाले आंकड़े, अभी फिलहाल जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2019 वाले आंकड़े यहाँ पे चल रहे हैं, अभी 2020 के अभी तक नहीं आए हैं। तो यहाँ पर आपने लिख लिया होगा इसी में सब पॉइंट, इसी में ही एग्जाम्पल में ही सब पॉइंट है। इसी प्रकार कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद हमारा मानव विकास में केरल का प्रदर्शन पंजाब और गुजरात से बेहतर है। यानी कम प्रति व्यक्ति आय जो है केरल की काफ़ी कम है, लेकिन वो केरल जो है हमारा वो पंजाब और गुजरात से बेटर है। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है राज्य स्तर पर भी निकाला गया है, तो उसमें केरल का स्थान प्रथम रहा है, पंजाब उसके बाद में आया है। तो ये बताया गया है, यहाँ पर लिख लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है कि भाई अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर देशों को हमने 4 समूहों में वर्गीकृत कर लिया है। यानी कि जो अर्जित मानव स्कोर, यानी कि हम जो 1 में से हमने 0 या 1 का जो मानक होता है, 0 या 1 की संख्या होती है, उसमें 0 या 1 के भीतर जो भी हम वैल्यू प्राप्त करते हैं उसे हमने 4 जो स्तरों पर डिवाइड कर दिया है। 4 स्तर कौन कौन से हैं उसके लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी। ये यहाँ बताया गया है अति उच्च मानव विकास का स्तर, अति उच्च यानी 0.80 से ऊपर जो भी जिन्हें जो मिल रहा है नंबर 0.80 से ऊपर जो भी मिल रहा है, 8.12 8.5 है जो भी मिल रहा है, वो सब अति उच्च में रखे गए हैं। देखिए मानव विकास सूचकांक जो है अभी तक 189 देशों को जो है सूचीबद्ध करके निकाला जाता है। यानी यहाँ पर अभी 189 देश सूचीबद्ध हैं। तो 89 देशों में अति उच्च में 0.80 से ऊपर 59 देशों की संख्या आ जाती है, 59 देश इसमें आ जाते हैं। उच्च में जो है उच्च कहाँ से कहाँ तक होता है, 0.701 से लेकर 0.799 के बीच होता है, इसमें 53 देश आ रहे हैं, ठीक है। मध्यम वाले में 0.550 से 0.700 इसमें 39 देश आते हैं। निम्न वाले में 0.549 से नीचे है, इसमें 38 देश आते हैं। ऐसे करके टोटल 189 देशों पर सूचकांक जारी किया जा रहा है अब तक। अभी इसमें 189 देश ही हैं। अब देखिए यहाँ पर एक एक करके ये अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न इन देशों के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं और कंपैरिजन देख लेते हैं। देखिए फिलहाल ये आंकड़े आपके सामने हैं, ये सन 2018 के आंकड़े हैं। यहाँ पर जैसे उस समय नॉर्वे पहले नंबर पर था, स्विट्जरलैंड दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे, ठीक है। नॉर्वे जो है यहाँ पर अब जो है अब आपके 2020 के आंकड़े आने वाले हैं, तो इसलिए मैं आंकड़े नहीं 2019 वाले भी अपडेट करके नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि 2020 वाले आंकड़े हो सकता है 1 या 2 महीने में जारी हो जाएं, तो अभी इसलिए लिखवाना यहाँ पे उचित नहीं है। आप करंट से तैयार ये कर लेना। अब यहाँ पर जो 4 तरह के यहाँ पे कैटेगरी देशों की बताई गई है, उच्चतर यानी अति उच्च, उच्च, मध्यम, निम्न, इन देशों में क्या क्या डिफरेंस है और कौन कौन से ऐसे देश हैं जो इनमें आते हैं, इन कैटेगरी में आते हैं।
देखिए इसी में ही सेकंड का सब पॉइंट है, जो उच्चतर वाले देश हैं, यानी जहां पर उच्चतर मानव विकास हुआ है, तो वो देश कौन से हैं? उच्चतर मानव विकास वाले देश वे हैं जहां पर सामाजिक खंड में बहुत निवेश हुआ है, यानी कि लोगों के सामाजिक स्तर को बढ़ाने के लिए जो सामाजिक चीजें हैं, यानी सामाजिक अवधारणाओं के तहत आप देख सकते हैं जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसके अलावा जो है उनके खेलने कूदने की व्यवस्था है, ठीक है, यानी कि उनके प्लेग्राउंड वगैरह, पार्क वगैरह, या फिर और उनकी कार्यकारी जो एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि तमाम एक्टिविटीज़ हैं, उनके बढ़ावा देने वाली एक्टिविटीज़ हैं, सोशली एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि जिसके जरिए जो विभेद जो है आपका सामाजिक स्तर पर वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो उन सब पर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, सामाजिक खंड में बहुत ज़्यादा निवेश हो रहा है, तो वो देश उच्चतर वाले में रखे गए हैं। तो ऐसे देश करीब आपके 59 देश हैं। तो पहला सब पॉइंट आपने लिख लिया होगा सेकंड का। अगला यहां पर है, अब उच्चतर के बाद उच्च वाला आता है, यानी उच्च वाला आपके सामने ये है 0.701 से लेकर 0.799 के बीच जो 53 देश हैं उच्च वाले में आ रहे हैं। ये कौन कौन से देश हैं? देखिए उच्च वाले देशों में यहां पर सेकंड सब पॉइंट सेकंड का, उच्च मानव विकास के स्कोर वाले देशों में आपके ये मोस्टली यूरोप में अवस्थित देश हैं, और इनमें से औद्योगिकृत पश्चिमी विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ये, यानी कि यहाँ पर उच्च मानव विकास वाले स्कोर वाले देशों में यूरोप में अवस्थित देश हैं 53 देशों में से मोस्टली, और इसमें से जो ज़्यादातर देश हैं वो औद्योगिक पश्चिमी विश्व का जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और यहाँ पर फिर भी इस सूची में लिख लेना आप, फिर भी इस सूची में कुछ गैर यूरोपीय देशों ने भी स्थान बनाया है, यानी इस सूची में 53 देशों की जो सूची है उच्च वालों के नीचे अति उच्च के नीचे उच्च वालों की सूची जो है 53 देशों की सूची है। इसमें कुछ मोस्टली जो देश हैं वो यूरोपीय देश हैं, इसके अलावा कुछ गैर यूरोपीय देश भी इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख लेना है इसी में, फिर भी इस सूची में कुछ गैर यूरोपीय देशों ने भी स्थान बनाया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरे स्तर पर जो है वो मध्यम विकास वाला है। मध्यम विकास वाले देश कौन से हैं? देखिए मध्यम विकास वर्ग वाले देश जो है वो हमारे जैसे देश, भारत जैसे देश, वो मध्यम विकास वर्ग में रखे गए हैं। तो यहां पर आप थर्ड सब पॉइंट लिख लेना इसी में कि मध्यम मानव विकास वर्ग में अधिकांश देशों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में हुआ है। जैसे भारत जैसे देश हैं, भारत पाकिस्तान जैसे देश, तो इनका विकास दूसरी विश्व युद्ध के बाद की अवधि में हुआ है। तो ये मध्यम मानव विकास वर्ग में रखे गए हैं। तो थर्ड सब पॉइंट आपने लिख लिया होगा, ठीक है। तो इसमें लिख लेना है इसी में ही, इनमें से कुछ देश पूर्वकालीन उपनिवेश थे, जबकि अन्य अनेक देशों का विकास 1990 ईस्वी में तत्कालीन सोवियत संघ के विघटन के पश्चात हुआ। ये पूरा लिख लेना आप पूरा, यानी इनमें से जो कुछ देश जो थे हमारे भारत जैसे देश, वो पहले उपनिवेश रहे थे, उपनिवेश शासन यहाँ पे रहा था। उपनिवेश के बाद आज़ाद हुए हैं 1945, यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद आज़ाद हुए हैं। और वहीं जो आपका जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर के विघटन के बाद कुछ देश यहाँ पे बने हैं, तो वो यहाँ पर अभी भी मध्य जो है यहाँ पर विकास वाली, यानी कि यहाँ पे मध्य मानव विकास वाली अवस्था वाले देश बोले जाते हैं ये। तो यहाँ पर आपने लिख लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो देश हैं, इन देशों की समस्याएं क्या थी, ये देश क्यों पिछड़े, यानी मध्य में क्यों रह गए, इसी में सेकंड सब पॉइंट का ए सब पॉइंट है। देखिए इस वर्ग के अनेक देशों ने अपने अभिनव इतिहास में, अभिनव का मतलब होता है नवीन या नूतन, ठीक है, यानी अभिनव इतिहास का मतलब क्या है कि हमारा अभिनव इतिहास कब स्टार्ट होगा? हमारा अभिनव इतिहास स्टार्ट होगा देश की स्वतंत्रता में कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को हमारी स्वतंत्रता मिली थी। तो बहस उसी के बाद हमारा अभिनव यानी नवीनतम इतिहास स्टार्ट हो गया। तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जैसे ही हमें स्वतंत्रता मिली उसके बाद एक बड़ा मारकाट वाली स्थिति हुई थी, 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे भारत पाकिस्तान विभाजन के फलस्वरूप, ये बात आपको पता होगी। उसके बाद भाषाई आधार पर हमारे यहाँ एक लंबा संघर्ष चला था जिसमें 50-55 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये हमारे अभिनव इतिहास में हमारे क्या हुआ, राजनीतिक अस्थिरता हुई, कुछ सामाजिक विद्रोह वगैरह का सामने हमने करने पड़ा। तो वही बताया गया है इसमें सब पॉइंट कि इस वर्ग के जो अनेक देश हैं इन्होंने अपने अभिनव यानी शुरुआती इतिहास में, आज़ादी के बाद के शुरुआती इतिहास में इनमें राजनीतिक अस्थिरता रही, इसके अलावा सामाजिक विद्रोह का सामना इन्होंने किया है। तो ये लिख लेना है इसी में, ये आपका थर्ड का सब पॉइंट है। अब देखिए चौथा सब पॉइंट, आपके जो मानव विकास के सूचकांक के सबसे निचले वाले निम्न पायदान वाले जो देश हैं जिनका स्कोर 0.54 से नीचे है, 38 देश हैं आपके इसमें। तो यहाँ पर लिख लेना इसी में, तो यहाँ पर लिख लेना मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देशों में अधिकांश छोटे देश हैं जो राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध के रूप में सामाजिक अस्थिरता और अकाल अथवा बीमारियों के अधिक घटनाओं के दौर से गुजर रहे हैं। तो ऐसे करके आपने ये 4 तरह के जो देश हैं मानव विकास में, 4 तरह के स्तर के जो देश हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली कि भाई ये देश क्यों आगे हैं और ये देश जो पिछड़े हुए हैं वो क्यों पिछड़े हुए हैं, और हम मध्यम वाले हैं तो मध्यम वाले हम क्यों हैं, उसका रीजन क्या है वो आपके सामने है।
देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी की सबसे अच्छी बात क्या होती है, अगर प्रॉपर वे में अगर आप नोट्स बना रहे हैं, एक एक चीज़ आपके माइंड में क्लियर हो जाती है। अब यकीन मानिए अगर आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए, कितना भी यूपीएससी घुमा के प्रश्न पूछे, क्या आप व्याख्या नहीं कर पाओगे? बड़े आराम से व्याख्या कर लोगे, क्योंकि आपको एक जनरल आइडिया तो लग गया कैसे हमें यहाँ पे बात अपनी रखनी है। अब आप तब तक आपको आइडिया ही नहीं था, आप तो केवल नोट्स में 4-4 लाइन पढ़ ले रहे थे, आपको आइडिया ही नहीं था कैसे लिखना है। अब आप इससे पूरा लिख पाओगे कि भाई ये ऐसे ऐसे ये देश है, ये देश है, आप पूरा लिख पाओगे। लेकिन आप अगर ये नहीं पढ़ते तो आप यकीन मानिए आप लिख नहीं पाते आंसर। अब देखिए ये भारत का बताया गया है, सन 2006 के अनुसार भारत का 126वां स्थान था, 2018 में 130वां स्थान है, और अभी भारत का जो है यहाँ पर अभी देखा जाए 2019 के जो एचडीआई के अकॉर्डिंग अभी जो है स्थान जो है आपका वो 129वां है स्थान है, ठीक है। अब 2020 में क्या स्थान हो वो आगे पता चले। तो अभी आपको ये देखिए मैंने ऊपर बता दिया है इसके बारे में, लेकिन अभी आप इसका जो है संशोधित कर लेना, अगर 2020 का आंकड़ा आ जाए तो संशोधित कर लेना आप। अब देखिए यहाँ पर बात कही जाती है थोड़ा सा इसमें एंड होते होते, तो यहाँ पर कुछ लोग क्या है कि भाई मानव विकास के इस निम्न स्तर के लिए संस्कृति को दोष मानते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं भाई मानव विकास का स्तर हमारे यहाँ गिरा हुआ है, उसके लिए हमारे यहाँ के जो धार्मिक समुदाय हैं वो जिम्मेदार हैं, हमारे यहाँ पर जो है धार्मिक समुदाय के अलावा तमाम धर्म के लोग रहे हैं वो जिम्मेदार हैं। तो ये बिल्कुल नहीं है, ये भ्रांतिपूर्ण अवधारणा है, ये भ्रांतिपूर्ण अवधारणा है। विविधता भी यानी विविधता भी जो है वो भी देश को आगे ले जा सकती है, ये बात आप जानते हैं। ये तो भ्रांतिपूर्ण अवधारणा है। हम लोग ब्लेम करते हैं भाई फलाने धर्म वाले लोग रह रहे हैं, फलाने धर्म वाले लोग रह रहे हैं, उनका आचरण ऐसा है, वो लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं इसलिए देश पीछे पहुंच गया, ये सब गलत बातें हैं। यानी अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर गवर्नमेंट एक समरसता का भाव पैदा करना चाहती है, गवर्नमेंट ऐसी नीतियां बनाना चाहती है जिससे देश में समरसता का भाव आए, सामाजिक स्तर पर लोग जो है समाजीकरण हो, जहाँ पर सामाजिक स्तर पर लोगों में मेलजोल हो, तो यकीन मानिए देश अपने आप आगे जाएगा। और भाई गवर्नमेंट विभेद करती है, गवर्नमेंट जो है धर्म के आधार पर या फिर सरकारें जो है धर्म के आधार पर ये सब विभेद करती हैं, तो यकीन मानिए देश जो है गर्त में जाता है, गड्ढे में जाता है। तो यहाँ पर एंड होते होते यहाँ पर कुछ बात बताई गई हैं। एक तो यहाँ पर अगला पॉइंट आपका ये पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट अब आएगा यहाँ पर तीसरे पॉइंट में बताया गया है यहाँ पर कि एक प्रदेश में मानव विकास के निम्न अथवा उच्च स्तर क्यों दर्शाए जाते हैं, यह समझने के लिए सामाजिक सेक्टर पर सरकारी व्यय के प्रतिरूप को देखना महत्वपूर्ण है। यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सामने उच्च स्तर और निम्न स्तर क्यों दर्शाए गए हैं। इसका रीजन ये है कि हम लोग जो सामाजिक सेक्टर पर जो व्यय हो रहा है हमारे देशों में वो हम देख सकते हैं। यानी कि हमारे यहाँ सामाजिक सेक्टर पर व्यय जो है बहुत कम होता है। ये बात आप जानते होंगे कि अभी वाली जो नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति में जो है अभी शिक्षा पर 6% जीडीपी का खर्च करने की बात की गई है। इससे पहले जो खर्च होता था शिक्षा पर वो 3 से 4% के बीच होता था, करीब इससे भी कम होता था। देखिए आंकड़े जो दिए जाते हैं वो आंकड़े वास्तव में होते नहीं हैं, ये बात आप जानते होंगे, तो उससे भी कम होता था। लेकिन अभी वाली नीति में कहा गया है, नई शिक्षा नीति में, नई शिक्षा नीति 2020 वाली, कि अब 6% जीडीपी का खर्च करेंगे। वहीं जो अन्य ये देश हैं ये शिक्षा पर, स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही बात है कि भाई एक प्रदेश में मानव विकास के निम्न और उच्च स्तर क्यों दर्शाए जाते हैं, यह समझने के लिए हम सामाजिक स्तर पर जो सामाजिक सेक्टर है इन पर सरकारी व्यय के प्रतिरूप को हमें देखना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दूसरी बात और बताई गई है, दूसरी ओर मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देश सामाजिक सेक्टरों की बजाय प्रतिरक्षा यानी डिफेंस पर, जो आपकी आर्मी वगैरह है, इस पर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। तो इस वजह से, इस पर बहुत ज़्यादा खर्च करने की वजह से जो सामाजिक कार्य हैं, सामाजिक क्रियाकलाप हैं, उन पर खर्च हो ही नहीं पाता है। अब चूंकि निम्न स्तर के देशों के साथ समस्या क्या है, मध्यम स्तर के देशों के साथ समस्या क्या है, यहाँ पर हमारे आज भी सीमा विवाद, हमारे यहाँ आंतरिक शांति अभी भी स्थापित नहीं हो पाई है। जम्मू कश्मीर का इश्यू हो, पूर्वोत्तर वाले राज्य हों, या फिर नक्सली वाला इश्यू हो, इसलिए हमारी मजबूरी है हमें डिफेंस पे भी खर्च करना है, क्योंकि हमें देश में शांति स्थापित करवानी है। अगर आप जो विकसित देशों की श्रेणी उठा के देखें या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की श्रेणी में पहले पायदान वाले देशों को उठा के देखें, तो यहाँ पर आर्मी वगैरह आपको ना के बराबर मिलेगी। आर्मी है ही नहीं, यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। लोग इतने ज़्यादा सक्षम है, लोग इतने ज़्यादा यहाँ पर डेवलप्ड है, लड़ते भिड़ते ही नहीं है। कुछ ऐसे भी देश हैं, नॉर्वे जैसे देश, जहाँ पर जेलों में एक सिंगल कैदी तक नहीं है। अगर आप उठा के देखेंगे, अगर आप न्यूज़ वगैरह देखेंगे, तो वहाँ की कुछ जेलों को तो बंद करना पड़ा है, वहाँ कैदी नहीं मिल रहे हैं। भारत जैसी स्थिति देखिए, भारत में जेलों में ये हाल है कि क्षमता से ज़्यादा कैदी भरे पड़े हैं। तो ये ऐसा क्यों है? अपराध क्यों बढ़ रहा है? अपराध के लिए सरकार से ज़्यादा जिम्मेदार कुछ लोगों का रवैया भी है, मानसिक स्थिति भी है। तो यहाँ पर वही है कि भाई वहाँ उन लोगों का मानसिक विकास हो गया है, यानी कि लोग मानव विकास हो गया है, तो वहाँ पर क्राइम रेट कम हो गया है। हमारे यहाँ भी लोग मानव विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, इसलिए क्राइम रेट ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल होगा, लेकिन कुछ चीज़ों पर हमारे यहाँ कंट्रोल करना होगा। सबसे बड़ी बात वही मैं रिपीट कर रहा हूँ, पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी तो ये सारी समस्याएं आप देख रहे हैं अपने आप स्वतः ही कम हो जाएंगी। रोजगार के मुद्दे हों, शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य के मुद्दे हों, सारे मुद्दे हमारे हल हो जाएंगे। बस जनसंख्या कम होनी चाहिए, और जनसंख्या विस्फोट बढ़ता रहा तो संसाधनों पर पहुँच बहुत मुश्किल है, ये बात आप जान लीजिए।
तो चलिए इसी के साथ हमारा चैप्टर ये एंड हो जाता है। और देखिए मेरा भरसक प्रयास यही है अब कि यहाँ पर मैं ये प्रयास करके बैठा हूँ कि इस मंथ में आपकी जो है ये वाली बुक बड़े आराम से कंप्लीट हो जाए। वैसे तो 10 चैप्टर हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ चैप्टर जो है लेंदी हैं। और मेरा टारगेट ये है कि भाई अगले जो आपका 15 सितंबर है, 15 सितंबर तक आपकी जो है, सॉरी इसी में लिख दिया मैं, 15 सितंबर तक जो है आपका दोनों ही बुक जो बची हैं क्लास 12 की वो कवर हो जानी चाहिए, मैं ये मान के चला हूँ। तो मैं पूरा भरसक प्रयास कर रहा हूँ, इसीलिए आपको पूरा लेंदी वीडियो जरूर हो रहे हैं, लेकिन वीडियो एक दिन में ही लाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ताकि आपका जो कंटेंट है छूटे ना। तो आप लोगों से भी ये मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए मैं जब इतना डेडिकेशन कर रहा हूँ तो आप लोग भी वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपके जो नए भाई, नए अभ्यर्थी जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या यूपीएससी के लिए जिन्हें मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, कैसे हम नोट्स बनाएं, कैसे कंटेंट तैयार करें, उन्हें भी एक सही राह मिल जाए। तो ये आपका नैतिक दायित्व बनता है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो चलिए आज के लिए उतना ही। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।